नमस्कार, जय भारत। हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। डार्क मोड ही है भाई। गुड मॉर्निंग मयंक सोलंकी, देवांश, निशा, आदित्य, वैभव, अनुराग। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सब लोग। नमस्कार नमस्कार। तो आज मैं आपको बता दूं मूल कंसेप्ट की कौन सी क्लास है भाई। आज है थर्ड लेक्चर। मूल कंसेप्ट का कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर। मैंने आपको फिर से बता दूं कौन कौन सी क्लासेस कैसे कैसे शेड्यूल हुई है जल्दी से, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए किसी को भी। ठीक है। मूल कंसेप्ट के टोटल 9 लेक्चर प्लान हुए हैं, है ना। मूल कंसेप्ट के टोटल 9 लेक्चर का शेड्यूल बना है। तो 9 लेक्चर्स में से पहला लेक्चर आएगा 21 को, जो आ चुका है 21 सितंबर। अगला लेक्चर 23 सितंबर को हो चुका है, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। उसके बाद 24, 25 आज से स्टार्ट कहानी है। 24 आज है, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये लगातार सितंबर में लगातार ये अब आपके आगे की क्लासेस है, राइट। तो मैं आपको लेक्चर प्लानिंग जल्दी समझा दूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 2 है मूल कंसेप्ट का, ये लेक्चर नंबर 3 है जो आज होने वाला है, लेक्चर नंबर 4 कल होगा, लेक्चर नंबर 5 26, लेक्चर नंबर 6 27, लेक्चर नंबर 7 28, लेक्चर नंबर 8 29 को होगा और लेक्चर नंबर 9 30 को होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से बात बिल्कुल क्लियर होगी। सब लोग रेडी है? बहुत मुश्किल से मिला ये वाला क्लास। ओके ओके ओके। लिंक मैंने शेयर कर दिया है, वैसे तो लिंक मैंने शेयर कर दिया। ये जो लिंक है फटाफट शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, है ना, उनको सबको शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। 1 मिनट के अंदर सबको जोड़ लीजिए, जितने लोग जुड़ सकते हैं सबको जोड़ लीजिए जिससे किसी का छूटे नहीं। तो देखिए ये डन है, ये डन है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 लेक्चर अभी तक प्लान हो चुके हैं, ये डन है। इनकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। टाइमिंग में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिए, टाइमिंग में थोड़ा सा अंतर है। 21 वाला जो क्लास हुई है, 21 के बाद 21, 23, 25 और 28, ये जो 4 क्लासेस हैं इनकी टाइमिंग्स, ये जो 4 क्लासेस हैं इनके टाइमिंग्स हैं डिफरेंट और बाकी के हैं डिफरेंट। इन 4 के क्या टाइमिंग्स हैं? इनके हैं 9:30 to 11, तो 9:30 AM ये इनका टाइमिंग है। 1.5 घंटे की क्लास है, राइट। और उसके बाद जो बाकी क्लासें आपको नजर आ रही है उनका टाइमिंग डिफरेंट है। जैसे कौन सी वाली? ये 24 वाली क्लास, ये 26 वाली क्लास, ये 27 वाली क्लास और ये 29 वाली क्लास और ये 30 वाली क्लास। इन सब का टाइमिंग डिफरेंट है, इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है लोगों को। लोग फिर मेरे से बार बार अलग से पूछते हैं। तो इनका टाइमिंग है 8:30 AM, जो कि आज जैसे क्लास स्टार्ट होने वाली है। यस, 1.5 घंटे की क्लास है, 10 बजे फ्री कर दूंगा आपको। तो ये 24 तारीख, ठीक है। समझ में आ गई सबको बात? डन? कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा, हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूं मैं भैया, ऐसा कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं मैं, हार्ड एंड फास्ट, है ना। हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूं, तो जो इंग्लिश वाले उनके लिए भी ठीक है, हिंदी वालों के सबके लिए ठीक है। कंसेप्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती साहब। चलिए फटाफट मेरे को अब स्टार्ट करता हूं सेशन। सब लोग जुड़ गए मेरे ख्याल से। सब लोग एक बार अंगूठा दिखा दो, रेडी है क्या? रेडी? यस। चलो स्टार्ट, आज की क्लास स्टार्ट। यस, चलिए मचाते हैं। मैंने लिंक भी शेयर किया, इसीलिए आप मेरे को मैसेज कर, जिसको कभी भी मेरे से जुड़ना हो ना, किसी भी तरीके की बातें पूछनी हो, कुछ है ना, कोर्स के बारे में सारी बातें, तो ये नंबर है मेरा। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा और आपको सारी बातें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए डन, मचाते हैं। मेरे को जल्दी से टाइप करो, जल्दी से टाइप करो। अंशुल गुप्ता कुछ कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, जय भारत, लव यू सर, जय स्टार, धन्यवाद। चलिए, तो जो लोग नए उनके लिए बता दूं, मेरा नाम है एकेएम सर, जय स्टार नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीडीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के, आप सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश, एलन सर्वोत्तम सब जगह काम कर चुके हैं। केमिस्ट्री मेंटर रह चुका हूं, लजामन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण नंद कुमार, AIR 3, AIR 9, AIR 42, एम्स 2016, 2018, 2019 और बहुत सारे नीट एम्स टॉपर्स, आईटीएंस को मैंने पढ़ाया हुआ है। ये प्रोफाइल तुरंत सर्च करिएगा, इसको तुरंत फॉलो करिएगा। आज जाते ही आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे अपने आप। ये मेरा रेफरल कोड है, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले मेरे को जल्दी से बताओ, टाइप करो जल्दी से, पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। नोट्स कैसे देंगे? देखिए नोट्स वगैरह जो होगा ना, नोट्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरे सारी देखिए जितने भी आपके सवाल है ना, उन सबका जवाब है ये नंबर। इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी वगैरह सब जो चाहिए सब प्रोवाइड हो जाएगा, मटेरियल वगैरह सब, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत लीजिए, बस पढ़िए और ये नंबर लिख लीजिए। चलिए, एएमयू डन था,
हाँ, वेरी गुड, मोलर मास वगैरह। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एएमयू कुछ लोग कह रहे थे, एक बार और बता दो थोड़ा सा। देखिए मैंने आपको समझाया था, एएमयू को डिफाइन करवाया था मैंने। कैसे डिफाइन करवाया था बताना एएमयू को? मैंने आपसे कहा था 1 एएमयू जो होता है, 1 एएमयू जो होता है, उसको डिफाइन करने का एक बार जल्दी से मैं एएमयू बता देता हूं, ठीक है ना? फिर से मैं एएमयू बता देता हूं। क्या करेंगे आप बताओ? मास लेंगे किसका? 1 एटम का। मास लेंगे किसका? 1 एटम का। किसके 1 एटम का? 6C12 के 1 एटम का। किस में? ग्राम में। और बताइए जैसे आप इसको लेंगे, इसका जो 12वां हिस्सा होगा, 1/12 पार्ट, उसे क्या बोलेंगे? 1 एएमयू। बराबर। मॉडर्न कार्बन स्केल की बेसिस पे डिफाइन किया गया है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या इसकी वैल्यू मैंने आपको निकलवाई थी पिछली क्लास में? डन। मैंने इसकी वैल्यू निकलवाई थी आपको पिछली क्लास में। कैसे निकाली थी बताना? इसकी वैल्यू आई थी, अंदर जो लिखा हुआ ब्रैकेट में, उसकी वैल्यू आई थी 12/Na ग्राम। देखिए एक कार्बन एटम की वैल्यू निकलवाई थी, एक कार्बन एटम का मास निकलवाया था आपको 12/Na ग्राम, और इंटू क्या कर दिया बताना इसका? 1/12 पार्ट। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 1/Na ग्राम। इसको बोलते हैं कि हम लोग 1 एएमयू। इतना लॉजिक सबको क्लियर था? ये लास्ट क्लास में डन था। 1 एएमयू की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 1 एएमयू की वैल्यू कितनी आ गई? 1/Na ग्राम। 1/Na ग्राम। क्लियर है मामला? डन। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो बातें आप लिख रहे हैं, ये जो कन्वर्जन आप लिख रहे हैं, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, क्या ये यूनिवर्सल कन्वर्जन है या फिर सिर्फ कार्बन के लिए वैलिड है भैया? बताइए, यूनिवर्सल कन्वर्जन या फिर सिर्फ कार्बन के लिए वैलिड है? सबके लिए? सबके लिए। तो बताइए फटाफट, मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। पिछली क्लास का 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं आपको फटाफट, है ना? जल्दी से रिवाइज करा देता हूं लास्ट की बात। चलो सुनते हैं ना। अब बताओ मैंने इसके आगे आपको क्या बताया था? इसके आगे मैंने आपको क्या बताया था? बताओ 1 एएमयू को क्या मैं और भी तरीके से डिफाइन कर सकता हूं? बस क्या करूंगा, ध्यान देना, ध्यान देना, क्या करूंगा यहां पे? अगर मान लो मैं लिखता हूं मास ऑफ, जल्दी से मेरे को बताना अगर आपने पढ़ रखा है पिछली क्लास में, मास ऑफ 1 एटम ऑफ, मान लो मैंने लिया 8O16 इन ग्राम, तो बताओ यहां पे क्या फिल करूंगा? क्वेश्चन मार्क। अगर मान लो मैं लिखता हूं इसी को मास ऑफ, जरा बताना, यहां लिखता हूं 1 एटम ऑफ 7N14 इन ग्राम। जल्दी से मैं रिवाइज करवा रहा हूं, सुन लीजिए फटाफट एक बार, फटाफट क्विक रिकैप। तो बताओ यहां पे क्या करूंगा? अगर मान लो मैं आपसे लिखता हूं आगे चल करके कोई और नया एलिमेंट ले लेता हूं, तो बताइए आप इसको फिल कर लेंगे क्या? क्या इसको फिल कर लेंगे? बताओ ये वाला जो एक एटम है ऑक्सीजन का, वो हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है भैया? ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है? 16 गुना। तो बताइए हमें 1 एएमयू का मतलब क्या होता है? एक हाइड्रोजन एटम का मास है। 1 एएमयू क्या है? एक हाइड्रोजन एटम का एब्सोल्यूट खुद का मास है। तो बताइए अगर ऑक्सीजन 16 गुना भारी है, तो बताइए यहां पे क्या 1/16 कर दूं तो क्या एक हाइड्रोजन के मास के बराबर ये पूरी चीज आ जाएगी? और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 एएमयू। क्या बात समझ में आ रही है? अंगूठा दिखा दीजिए अगर बात समझ में आ रही है। बताओ यहां पे 7N14 है, तो बताओ यहां पे क्या 1/14 कर दूंगा? क्या बात समझ पा रहे हैं? क्यों कर दूंगा? क्योंकि नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन से 14 टाइम्स भारी है, तो 1/14 कर दूंगा, तो क्या ये पूरा एक H एटम के बराबर हो जाएगा? और यही तो 1 एएमयू होता है। क्या मैं ऐसे हजारों रिलेशन लिख सकता हूं? यस। नई स्लाइड पे चलता हूं। और एएमयू को समझना है तो क्या बोलिए भाई? 1 एएमयू को समझना मैं मॉलिक्यूल लूंगा। अब मेरे को जल्दी से सब लोग टाइप करके बताएंगे, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, देखिए पीछे क्या चल रहा था? पीछे चल रहा था एटम। अब क्या चलने वाला है? मॉलिक्यूल। मैं धीरे धीरे चीजें बदल रहा हूं। मॉलिक्यूल ऑफ N2 इन ग्राम। मेरे से बताना अगर मैं ऐसा लिखता हूं, या फिर मान लो मैं लिखता हूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, बताना 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अगर मैं यहां CO2 ले लूं, CO2 ले लूं, हेट्रोएटॉमिक वाला मामला ले लूं, और बताना मैं कुछ और भी ले सकता हूं क्या? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अगर मैं बताना यहां पे HCl ले लूं। क्या बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताओ अगर मैं ऐसा लेता हूं तो बताओ यहां पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा जिससे कि 1 एएमयू आ जाए? मैं चैट इनेबल कर रहा हूं, जल्दी सब लोग टाइप करिए, जल्दी से सब लोग टाइप करिए। क्या मल्टीप्लाई कर दूं? क्या मल्टीप्लाई कर दूं? पहले वाले में बोलो 1/28, दूसरे वाले में बोलो, तीनों एक साथ टाइप कर दो, कॉमा लगा के एक साथ टाइप कर दो, एक कॉमा लगा के एक साथ टाइप कर दो, जिससे समझ में आ जाए आपने तीनों का अलग अलग आंसर दिया है। ओके 1/28, 1/44, 1/36.5। ओके डन डन डन। बताइए N2 का कितना लगाते हैं आप लोग? 28। तो यहाँ क्या करेंगे बोलो? 1/28। समझ पा रहे हैं? बताना CO2 का कितना होता है? CO2 कितने गुना भारी है? 44। देखो 12 ये, और 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44। तो यहाँ 44 डिवाइड कर दो। बताना H का कितना होता है? 1। Cl का एवरेज निकालने 35.5, तो यहाँ कितना डिवाइड कर देंगे? 36.5। क्या बातें समझ पा रहे हैं आप? कितनों को पूरी बात समझ में आ गई भाई? कितनों पूरी बात समझ में आ गई? क्या इस टाइप की सारी बातें कर लेंगे आप? डन।
क्या एएमयू सिर्फ कार्बन एटम तक लिमिटेड है क्या? बोलो भैया, लोग बताइए, आप पढ़ते कहीं पे तो क्या आपको सिर्फ ये बता के लोग छोड़ दिया करते थे गलियों में कि जाओ और घूमो, एएमयू को समझ लो खुद से? क्या ये बता के छोड़ दिया करते थे? किताबें भी यही बताती थी कि आपको, किताबें भी यही बताती थी। आज मैंने आपको क्या ये खोल दिया, ये खोल दिया, क्या इसके बाद ये भी खोल दिया? क्या मैं और खोल सकता हूं कंसेप्ट? क्या मैं और खोल सकता हूं कंसेप्ट? यस, मैं और खोल सकता हूं कंसेप्ट। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। एएमयू यहां तक भी लिमिटेड नहीं है साहब। मैं यहां पे लूंगा अब कोई आयन, मैं यहां पे लिखूंगा अब कोई आयन, मास ऑफ, ध्यान देना जरा, फिर से आपको आंसर देना है, मास ऑफ। जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा ना वो कहीं भी खेल लेगा। मास ऑफ वन आयन ऑफ नाइट्राइड ले लिया, देखिए ध्यान से, नाइट्राइड ले लिया। अगला एग्जांपल ले लिया मैंने, मास ऑफ वन आयन ऑफ ऑक्साइड ले लिया, ऑक्साइड ले लिया इन ग्राम। और सुनिए साहब, मास ऑफ वन आयन ऑफ, ध्यान दीजिए, वन आयन लिख रहा हूं बार बार, जैसे पहले वन एटम लिखता था वैसे ही, वन आयन ऑफ NH4 प्लस इन ग्राम। अब जरा मैं फिर से चैट को इनेबल करूंगा, आप मुझे तीनों के अंदर क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए वो जल्दी से एक साथ टाइप करके बताएंगे एक ही बार में। डन? तो ये जा रही है चैट इनेबल, रेडी हो जाइए अपने आंसर फिल करने के लिए। चलो शुरू, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ भी फटाफट। यस, स्टार्ट हो जाओ फटाफट। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं? पहले वाले में दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 1/14, 1/16। अच्छा, तीसरे वाले में 18। यस, समझ में आ गई बात सबको क्या? देखिए सुन लीजिए ध्यान से, अब सुन लीजिए ध्यान से। लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्या रहता है, कहते हैं चार्ज का क्या करूं, कहते हैं चार्ज का मास कैसे निकालूं? भैया ये जो चार्ज आया है, हाँ भाई, जो चार्ज आया है, ध्यान दीजिए, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से ही आता है ना, प्लस माइनस। देखो अगर इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड हुआ होगा एक्स्ट्रा तो नेगेटिव आया होगा, और चला गया होगा तो पॉजिटिव आया होगा। भैया इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने। तो हमें मास किसका देखना होता है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, राइट? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो बताइए मेरे को, नाइट्रोजन के पास जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनकी वजह से जो मास आएगा वो तो 14 AMU ही आएगा ना भैया, एक नाइट्रोजन का, राइट? -4 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताओ यहां कितना डिवाइड करेंगे? बोलो, चार्ज देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहां कितना डिवाइड करेंगे? जो n के लिए करते थे भाई, कितने गुना भारी है बताना? ये जो है n-3, ये h से कितने गुना भारी है? जल्दी से टाइप करो, h से कितने गुना भारी है? n-3 h से कितने गुना भारी है? 14। तो जितने गुना भारी उतना डिवाइड, क्योंकि एक H एटम बनाना है। बताना ऑक्साइड जो है, नेगेटिव का कोई यूज ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से होता है। ऑक्सीजन कितने गुना भारी है भैया? 16 गुना। तो बताओ कितना डिवाइड करूंगा? 16 डिवाइड करूंगा। बताना NH4 कितने गुना भारी है? प्लस तो ठीक है, पड़े रहने दो। N कितना? 14, और ये H इंटू 4, यानी कि 14 + 4 18। अरे बराबर, तो क्या 18 डिवाइड करूंगा? क्या बताइए, मैं ऐसे हजारों 1 AMU लिख सकता हूं कि तुमको बात समझ में आने लगी? अरे नाइट्रोजन का 14H का 1 × 4 18 हो गया ना, तो पूरा NH4 18 गुना भारी है ना भैया इससे। डन? +4 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं ऐसे हजारों मेथड्स लिख सकता हूं? हजारों मेथड लिख सकता हूं क्या मैं? राइट? बात समझ में आ रही? अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक बार सब लोग उठा दिखा दो भाई, एक बार सब लोग उठा दिखा दो, मचा दो बिल्कुल, कि लग रहा है कंसेप्ट में पहुंच रहे हैं अपने। यस, अब मैं आपको और जोरदार बातें बताता हूं, देखना। अब मैं आगे बढ़ गया साहब, क्या मैं 1 AMU को यहां तक ले आया? देखो शुरुआत कहां से की थी मैंने, शुरुआत कहां से की थी मैंने कहा पहले कार्बन, फिर मैंने कहा लो ऑक्सीजन, फिर मैंने कहा लो नाइट्रोजन, फिर मैंने कहा लो भैया N2, फिर CO2 भी आ गया, फिर भैया HCl भी आ गया, फिर मैंने कहा आपसे आयन भी ले लो, आयन भी ले लिया, सब ले लिया, मतलब हर चीज ले सकता हूं मैं, कोई भी एंटिटी ले सकता हूं। ठीक है, डन है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा सब लोग ध्यान से, सब लोग ध्यान सुनिएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था, वो सेंटेंस क्या आपको याद है? मैंने बोला था किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। क्या आपको बात समझ में आई थी? अरे पहुंचा था क्या दिमाग तक? कितने लोग तक पहुंचा था? जरा अंगूठे से बता दीजिए अपने, कितने लोग तक पहुंचा थी बात? ये सब बातें क्लियर है? वो भी जल्दी से एक लाइन में रिवाइज करा देता हूं। बताना, मैं आपसे कहता हूं, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, जरा बताना अगर मैं लिखता हूं क्या होगा? और इन वन मोल, मैं फिल इन द ब्लैंक्स आपसे करवाऊंगा, आप ही बताएंगे, आप ही बताना भैया। मैं देखो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे करवाऊंगा, आप ही बताना। देखो चेक करो आपको समझ में आएगी नहीं बात। यहां पे मैं लिखता हूं फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां पे मैं लिखता हूं एटम्स, यहां पे मैं लिखता हूं O, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे लिखता हूं मोल्स, और यहां लिखता हूं O। जल्दी से सब लोग एनेबल चैट में फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दीजिए, मोक्ष की प्राप्ति होगी भैया। आइए फटाफट जुड़ जाइए, और बिल्कुल मैंने आपको पहले मेरी ध्यान रखिएगा, वो मैं ऐसे नहीं कहता हूं, अभी बताऊंगा फिर से क्या दो बातें। बताना, एक मॉलिक्यूल CO2 में O के कितने एटम है भैया? 2,
कितने एटम है? 2, तो यहां होंगे 2 एटम। और बताना 1 मोल CO2 में 2 मोल होंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये बात मैंने आपको समझाई थी। डन है, डन है भाई। लास्ट क्लास इसीलिए मैं कहता हूं रिवाइज करके आया करिए। यस यस यस। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको 2 बातें बोली थी, यूं ही नहीं बोली थी। कंसिस्टेंट रहिए और परसिस्टेंट रहिए। लोग मेरे से मैसेज में पूछते हैं मेरे को गाइड कर दो, मेरे को बता दो क्या करूं जीवन में, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे रैंक लाऊं। भैया ये 2 बातें दिमाग में डाल लेना। ये आसान नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत टफ चीज है। ये रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूं 100 में से सिर्फ 2 या 4 लोग ही रह पाते हैं। 100 में से सिर्फ, मैं लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा हूं, 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं। लॉन्ग पीरियड में अपनी पूरी जिंदगी में, या यूं समझ लीजिए 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में लगातार 100 में से केवल 2 या 4 लोग रह पाते हैं, और वही सक्सेसफुल है। वही सक्सेसफुल है साहब। कभी सक्सेस फ्री में नहीं मिलती, इजीली नहीं मिलती कि यूं गए और ये मिल गई भाई साहब उठा लाए। उसके लगना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, परसिस्टेंट। नियमित रहिए। मैंने क्लासे ले रहा हूं यहां पे, तो आपको रोज आना है, टाइम पे आना है। अब साहब अरे मैं सो गया था, अरे मैं देख नहीं पाया, अरे मैं ये नहीं, कुछ नहीं, ये सब बहानेबाजी है। कंसिस्टेंट रहिए, परसिस्टेंट मतलब दृढ़ रहिए। उठना है तो उठना है 7 बजे, काम करना है तो करना है, क्वेश्चन लगाने तो लगाने हैं। 100 में से 2 से 4 लोग ये काम करते हैं भाई साहब, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, वो वही कॉलेज में जाते हैं, उन्हीं को एम्स मिलता है। ध्यान दीजिए, ये अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आप भी यहां जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं दुनिया में आपको कोई और बड़ी बड़ी बातें कर बेवकूफ बना रहा है। सिर्फ 2 बातें दिमाग में रखिएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूं फिर से क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, फिर सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने जितने एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल के 1 मोल में उस एटम के उतने ही मतलब 2, उतने ही मोल होते हैं। डन, ये बात डन हो गई। अब नई बात सिखाता हूं, चलो अब नई बात सिखाता हूं। तो मेरा एक एक लेक्चर देखिएगा। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे साथ आखिरी घड़ी तक जुड़े रहे, मतलब नीट का एग्जाम जिस दिन होने वाला है उस तक आप मेरे साथ रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके 100% नंबर आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर 1% भी कम हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बराबर। लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, और इस तरीके से। ये वाला नहीं कि साहब मैं आज आया और कल नहीं आया, परसों आऊंगा नरसों नहीं आऊंगा, ये नहीं चलने वाला। ये आता तो फिर आप इस रास्ते से निकल के कहीं और चले गए। यहां जाना है ना मेरे साथ, तो फिर ये रखिए, ये चाहिए तो फिर ये चाहिए मेरे को, ये आपके पास है तो मैं आपको ये दूंगा, 100% दूंगा, एक इतना सा डाउट नहीं मेरे को। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनिएगा सब लोग ध्यान से, फिर से सुनिएगा सब लोग ध्यान से। आज आपको फिर से एक नई बात बता रहा हूं। अब नई बातें थोड़ा आराम से कर लेते हैं, नई बातें थोड़ा आराम से कर लेते हैं, सुनिएगा। किसी एटम के, पहले जल्दी वाला बताता हूं आपको, 3 तरीके बताता हूं मैं, जल्दी वाला, धीमा वाला, लिखित वाला, ठीक है ना। तीनों ले लीजिए भैया, तीनों लेने के लिए तैयार है, रेडी है? एक बार उठा दिखा दीजिए। मैं कठिन बात बोलूं, दिमाग तैयार है आपका? यस, ओके, डन। सुनिएगा ध्यान से। किसी एटम के एक एटम का मास जितना AMU में होता है, उस एटम के 1 मोल का मास उतना ही ग्राम में होता है। क्या कह गया कभी? इसीलिए मैंने कहा था क्या आप रेडी हैं? पहले पूछ लिया था मैंने, जैसे बुरा ना मान जाए। फिर से बोल रहा हूं, किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के एक एटम का मास उतना ही AMU में होता है। कितनों को बात समझ में आ गई? कितनों को बात समझ में आ गई? यस 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 लिख दीजिए। कितनों को बात समझ में आ गई? आ गई आ गई आ गई आ गई। नो नो नो, यस यस यस। चलो स्लो वर्जन लो, स्लो वर्जन लो। अब धीमा वर्जन लीजिए, हर प्रकार का है मेरे पास। किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के एक एटम का मास उतना ही AMU में होता है। अब कितनों को बात पहुंच गई? कितनों के तेज दिमाग के अंदर बिजली कौंध गई? अब मैं तीसरा बताता हूं आपको, इससे भी नहीं चमका तो रिटर्न वाला ले लो भैया, रिटर्न वाला ले लो, और रिटर्न में खेलते हैं। सवाल लगेंगे इन सब बातों से, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये सब बातें भी सवालों को पहुंचाएंगे आपको। सुनते जाइएगा, मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूं। आपको मैं 2 बयान देता हूं, आपको बताना है कौन आदमी सच बोल रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। और देखिए डीपीपी, कई लोग मांग रहे थे मेरे से डीपीपी दे दो भैया। पहले थोड़ा पढ़ लो, कम से कम 3 से 4 लेक्चर पढ़ लीजिए, तब आप डीपीपी लगाने लायक होंगे। तो आप पहले पढ़ लीजिए, जब सही समय आएगा मैं सब दे दूंगा, नोट्स, डीपीपी, एवरीथिंग अपने आप पहुंच जाएगी ग्रुप में। तो आप उसकी टेंशन मत लिया करिए कि क्या कब मिलेगी, दे दो मेरे को, दे दो। बिल्कुल आराम से पढ़िए, मेरे को सब पता है कब क्या देना है, ठीक है ना। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। मैंने कहा ना, एक अच्छे भक्त की तरह बैठे रहिए और मोक्ष तक ले जाऊंगा आपको, और मोक्ष ना मिले तो भगवान बदल लेना।
मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं साहब यहां पे 12 ग्राम और यहां लिखता हूं 12 AMU। और अब आपको मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, TFFT लिख दीजिए फटाफट, TTFF TFFT फटाफट लिख दीजिए सब लोग, दिमाग लगाइए। क्या लगता है आपको कौन सा सही कौन सा गलत, क्या दोनों सही दोनों गलत? यस, चलो शुरू करते हैं, बात समझते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें से एक स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल पता है, क्या ये वाला पढ़ चुके हैं भैया, ये वाला पढ़ चुके हैं, या फिर ये वाला भी पढ़ चुके हैं? पढ़ तो आप दोनों ही चुके हैं, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बताओ ये मैंने कहां पढ़ा था, ये मैंने कहां पढ़ा था, जल्दी से बताओ। क्या मैंने इसको ग्राम एटॉमिक मास से पढ़ा हुआ है? क्या मैंने इसको ग्राम एटॉमिक मास से पढ़ा हुआ है? ग्राम एटॉमिक मास में पढ़ा हुआ है ना। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जो एटॉमिक मास होता है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। पहली डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? एटॉमिक मास जो रिलेटिव आया उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, बराबर। और बताना दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी? मोलर मास जो होता है एटम का, मोलर मास जो होता है, ध्यान सुनिए, मोलर मास जो होता है एटम का वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। क्या दो डेफिनेशन बताई थी मैंने? डन डन। मैंने देखिए सुनिए ध्यान से, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में आपको दो बातें बताई थी, एक तो लिखने का तरीका और एक समझने वाला तरीका। लिखने वाला तरीका यह था कि अगर कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 है तो अगर आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। ये बात समझाई थी मैंने आपको। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो जब ऐसे कॉलम बना रहा था, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मोलर मास होता है। क्या होता है? मोलर मास होता है। वो भी समझाया था मैंने पिछली क्लास में। तो बताइए इसको मैं क्या ऐसे भी समझ सकता हूं कि जो मोलर मास होगा, मोलर मास होगा या मास ऑफ 1 मोल होगा कार्बन का, क्या वो 12 ग्राम होगा? डन। ये बात पिछली क्लास में हुई है, पिछली क्लास में हुई है, इसलिए मैं कह रहा था सुबह रिवाइज करके आइएगा। मास ऑफ क्या 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल कार्बन। लेक्चर के पहले मेरी एक बात और सुन लीजिए, लेक्चर जब भी आपका हो उसके पहले आधे घंटे पहले आप पुराने लेक्चर को एक बार देख लिया करिए, फास्ट फॉरवर्ड करके। मास ऑफ क्या मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। तो बताइए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन भी क्या 12 ग्राम होगा? डन। इतनी बात समझ में आती है। बताना 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन होंगे भैया? मास ऑफ Na कार्बन हो जाएंगे। तो बताइए 1 मोल कार्बन में Na कार्बन, तो इनका मास भी कितना है? 12 ग्राम है। क्या डन है बात? तो बताइए क्या एक कार्बन का मास में अगर निकालू तो निकाल सकता हूं कि नहीं? निकाल सकता हूं। कितना आ जाएगा? क्या 12/Na ग्राम आ जाएगा? 12/Na ग्राम आ जाएगा। और मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले, कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है? अभी पढ़ाई थी आपको। 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है? 1/Na ग्राम। ये बताइए यूनिवर्सल कन्वर्जन है या किसी एक के लिए चलता है? सबके लिए चलता है, यूनिवर्सल है। तो बताइए इस पे भी लगा सकते हैं क्या? इस पे भी लगा सकते हैं। तो बताओ जो मास ऑफ 1 कार्बन लिखा हुआ है 12/Na ग्राम, क्या मैं इसको AMU में कन्वर्ट कर सकता हूं? राइट। बताओ अगर यहां 12 मल्टीप्लाई करूंगा, 12/Na लिखूंगा तो 1/Na ग्राम, तो 1 AMU, तो 12/Na ग्राम, तो 12 AMU। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं 12/Na ग्राम ये जो लिखा है इसकी जगह पे 12 AMU लिख दूं तो क्या आपको कोई समस्या है इसमें? नहीं। क्लियर? अंगूठा दिखा दीजिए भाई। इतनी बात अगर आपको इतनी लाइनें समझ में आ गई तो एक बार सब लोग अंगूठा दिखा दीजिए कि हाँ भाई बात पहुंच गई। देखो मैंने क्या बोला, पहले यहां सिखाया आपको ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है H से कितने गुना भारी हो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। ये लिखने का तरीका हो गया। होता क्या है तो कहूंगा साहब मोलर मास होता है। मोलर मास किसका? कार्बन का 12 ग्राम हो गया। मास ऑफ 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम हो गया। 1 मोल कार्बन में Na कार्बन होते हैं, उनका मास भी इसका मतलब 12 ग्राम हो गया। उसमें से एक कार्बन निकाल लो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ढेर लगा हुआ था कार्बन का, उसमें से एक कार्बन निकाल लो तो उसका मास कितना होगा? 12/Na ग्राम होगा। और 12/Na ग्राम को मैं 12 AMU भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। डन है क्या? बिल्कुल बात डन है, बिल्कुल बात। और डन है तो बताना यही तो लिखा हुआ है। ऊपर पढ़ लो जरा स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU। क्या ये बात बिल्कुल सही है? चेक कर लीजिए। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU। क्या बात बिल्कुल देखिए सही लिखी हुई है? इसका मतलब क्या ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट वाला तो सही है। तो आपको बहुत पहले से पता है ग्राम एटॉमिक मास है, मोलर मास होता है। देखो मोलर मास 1 मोल का मास, खत्म। क्या दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको? हेलो, क्या दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गया भाई? आगे बढ़ जाऊं क्या? दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए? क्या आगे बढ़ जाऊं क्या? यस। अब सुनिएगा मेरी बात, जो मैंने बोली थी, जो मैंने बात बोली थी वो यही तो बोली थी। ध्यान सुनिएगा जरा।
अब मैं ऑडियो वीडियो मैच कराइएगा जरा, ऑडियो वीडियो मैच कराइएगा। किसी एटम के एक मोल का, किसी एटम के एक मोल का मास जितना जितना मतलब 12, जितना ग्राम में होता है, उस एटम के एक एटम का मास उतना ही मतलब 12 ही एएमयू में होता है। कितनों को समझ में आ गई? बात बिल्कुल सही बोली थी। कितनों समझ में आ गया? तोड़ डालो कीबोर्ड भैया, अगर बात मजा आ गया, मौज आ जाए तो कीबोर्ड तोड़ डाला करो, फिर रुका मत करो, एकदम मचा दो, एकदम खटखट। फिर तो जाना चाहिए इधर उधर, जहां तक ले जा सकते हो, आपकी लिमिट है। ये समझ में आ गई बात? मैं तो मचा रहा हूं अपनी तरफ से। तो देखिए क्या बोला मैंने आपको। अब इसको अगर आप किसी को बाहर जाके बातें बोलेंगे तो कहेगा भैया ये क्या कह रहे हो, कह रहे मोल कंसेप्ट पढ़ के आए हो क्या कहीं से? कह रहे एक बात सुनना, मेरी समझ में आ जाए तो बताना। किसी एटम के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के एक एटम का मास उतना ही एमयू में होता है। साहब घर छोड़ के भाग जाते हैं लोग, ऐसी बातें करिए आप। पहला वाला क्या बोला था? पिछली क्लास वाला क्या बोला था? किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। साहब घर छोड़ के भाग जाते हैं लोग, कह रहे क्या बोल रहा है। ये बातें आप तभी कर सकते हैं जब आपको क्लैरिटी है कंसेप्ट, क्या आपको दिखता है हवा में मोल कंसेप्ट। चलिए अगला सुनिएगा साहब। अगर मैं आपको कहता हूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर देता हूं आपको, इधर एटम खिला दिया, एटम डन। अब मैं आपको फिर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, फिर सुनिएगा। किसी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास उतना ही एमयू में होता है। यस और नो? अंगूठा दिखा दिए तो समझ में आ जाएगा, बात समझ में आ गई। स्लो वर्जन लीजिए। किसी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास उतना ही एमयू में होता है। पहुंच रही है क्या बात? अब भी नहीं चमका तो रिटर्न ले लीजिए। रिटर्न के बाद अगर नहीं पहुंचा तो फिर समझिए आपका टीवी खराब है। कई बार होता क्या है, टीवी खराब होता है और साहब आप चैनल बदल रहे होते हैं। चैनल बदलने से टीवी थोड़ी सही हो जाता है। तो देखिए रिटर्न में समझ में आ जाना चाहिए। आखिरी उम्मीद है ये लास्ट उम्मीद होती है। तीसरा वर्जन देखिए, मास ऑफ 1 मोल। अच्छा यहां पे देखिए, अगर आपको बात समझ में आ गई तो मैंने लिखा मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, और यहां लिखा मैंने मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। जरा बताना क्या मेरे को आप दोनों का आंसर दे देंगे? बताना दोनों का आंसर दे देंगे क्या? जल्दी से टाइप करो, दोनों का आंसर क्या होगा? यूनिट के साथ टाइप करना, यूनिट के साथ 40, क्योंकि हर बात यूनिट के साथ होगी भैया। अब आप रिलेटिव आंसर थोड़ी देना है, एब्सोल्यूट देना है। 44 ग्राम 44 एमयू। वेरी गुड। पिछली वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो आंसर है 44 ग्राम और 44 एमयू। ध्यान से देखिए, क्या अगर आप पिछला कंसेप्ट समझ चुके हैं तो क्या ये कंसेप्ट आपको समझने में आसानी हो रही है? कैसे बताओ? ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। कह रहे तुमको कौन बताता है कि ये बिल्कुल सही है? मैं कहूंगा मैंने तुम्हें पढ़ाया था। कह रहे क्या पढ़ाया था? कह रहे तुम्हें पढ़ाया था मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ पिछली क्लास में जब मैंने तुम्हें ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया था और कहा था कि CO2 का अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो उसका जो रिलेटिव वजन है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, जो हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है, ये कार्बन कितने गुना भारी है? 12 गुना। ऑक्सीजन 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है तो 32 और 12 44 गुना भारी है क्या? तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हुआ। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा? क्या ये बात मैंने आपको बताई थी क्या? फिर बताना मैं अगली बात आपसे क्या कहूंगा। अगली बात आपसे कहूंगा कि साहब अगर आपको ये समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मेरे को एक बात बताइए, क्या ये मोलर मास होता है? ये भी बताया था मैंने आपको, यही मोलर मास होता है। तो बताओ मोलर मास ऑफ CO2 की वैल्यू कितनी आ गई? 44 ग्राम। कोई आज के बाद आपसे पूछे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप क्या वर्ड बोलेंगे? एक सिंगल वर्ड में बताइए क्या बोलेंगे? कोई पूछता है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक सिंगल वर्ड क्या बोलेंगे? मोलर मास। अब आ गएंगे, कहेंगे बस समझो अब बैठ के, डन। मोलर मास, ध्यान दीजिए, मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मोलर मास। डन, एक मोल का मास, खत्म। यस, डन। तो देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिफाइन, मोलर मास डिफाइन। तो बताइए मोलर मास होता क्या भैया? मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। क्या ये बात भी समझ में आ गई? अगर ये भी बात सही है तो बताइए 1 मोल CO2 में 1 मोल समथिंग में कितने समथिंग? Na समथिंग।
ये बात भी मैंने आपको पढ़ाई थी। एंड समथिंग में बी एनीथिंग, तो ये भी आ गया मामला, ये भी ठीक है। तो बताइए फिर एक अगर CO2 लेता हूं, एक CO2 का मॉलिक्यूल लेता हूं, तो उसका मास कितना हो जाएगा भैया? उसका मास हो जाएगा 44/Na ग्राम। क्या ये बात पकड़ में आती है? और ये बात अगर पकड़ में आ गई तो बस खेल खत्म हो गया। बताओ एक मॉलिक्यूल आप CO2 का लेकर के आए, उसका मास मिला ये, तो क्या मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं? बताओ 1 mu इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने? क्या 1 mu इज इक्वल टू हम लोगों ने 1/Na ग्राम पढ़ रखा है? तो बताइए मेरे को 44/Na ग्राम जब यहाँ करूंगा तो क्या ये 44 AMU आ जाएगा? तो क्या मैं इसको 44 AMU लिख सकता हूं कि नहीं? अरे लिख सकता हूं ना भाई। और अगर लिख सकता हूं तो ये बात प्रूव हो गई। देखिए सेकंड स्टेटमेंट यही तो लिखा हुआ, चेक करिए। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 AMU। क्या ये वाली बात सही है या गलत है? सही है। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर दिया कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है? फर्स्ट तो पहले ही प्रूव कर दिया था। क्या दोनों सही लिखे हैं? और अगर दोनों सही लिखे हैं तो क्या वो बात बोल दी थी मैंने, वो सही निकल आई? क्या बोली थी बताना, ऑडियो वीडियो मैच कराना। किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास जितना जितना यानी कि 44 ग्राम में होता है, उस मॉलिक्यूल के 1 मॉलिक्यूल का मास उतना ही देखो, उतना ही AMU में होता है। डन? क्या बात समझ में आई क्या? यानी कि क्या ये स्टेटमेंट मैं किसी के लिए बोल सकता हूं, एटम के लिए भी, मॉलिक्यूल के लिए भी डन है? एटम के लिए भी, मॉलिक्यूल के लिए भी डन है। ठीक बात है। अब मैं इसको यूज करना सिखाता हूं आपको। देखिए कैसे खेलते हैं अब इसके साथ। कल को सवाल आ गया, चलिए यहां से शुरुआत कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 डन था। क्या करा दिया था मैंने? ये करा दिया था मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 1 डन था शायद। डन था भाई? यस यस यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ था। और उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी छोड़ो, अभी पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो लगाइए आप पहले। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो लगाते हैं पहले। फाइंड आउट, अब देखिए क्वेश्चन कैसे निपटते हैं, इन चीजों से कैसे फायदा मिलता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स present in 52 AMU of helium? Question mark. और मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पोल स्टार्ट कर रहा हूं। पेन नहीं चलना चाहिए किसी का। पेन चल गया तो दिमाग नहीं चल रहा फिर आपका। 32% लोगों का सही हुआ है। चलो देखो भाई, आदित्य हबीब ललित चौहान, देखिए अगर इस सवाल में आपका पेन चल गया तो मतलब दिमाग नहीं चल रहा है। ध्यान सुनिए, अगर मेरे सामने, अगर देखिए अभी आपने पिछले जो बातें पढ़ी, क्या उससे सवाल में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अभी आपने क्या बोला था, मान लो मैं 2 स्टेटमेंट लिखूं, पिछले वाले कंसेप्ट को समझते हो। सॉल्यूशन देखिएगा जरा इसका। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा लिख दे रहा हूं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। जरा दोनों का मेरे को मास बता दो जल्दी से। क्या क्या लिखो? इक्वल टू यूनिट के साथ बताना, क्योंकि एब्सोल्यूट पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या लिखेंगे बोलो एक साथ, दोनों का बताओ जल्दी से। पहले वाले क्या लिखूं? 4 ग्राम। दूसरे वाले का 4 AMU। क्या बात समझ में आ रही है? 4 ग्राम 4 AMU। ओके, तो बताइए पहले वाले का लिखूंगा मैं 4 ग्राम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले का लिखूंगा 4 AMU, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये सब पढ़ रखा है। ध्यान दीजिए, आपने ये सब सीख रखा है, तो क्या अब आपको बिल्कुल फ्लुएंट चल रहा है मामला? अब क्वेश्चन में आएगा तो क्या ये 2 लाइनें आप फटाफट लिख लेंगे, क्योंकि ये सब आपने पढ़ रखा है। कैसे पढ़ रखा है? आपको बात मेरी याद आ जाएगी। कौन सी बात याद आ जाएगी? कि किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के 1 एटम का मास उतना ही AMU में होता है। बात आपको ध्यान आ जाएगी। और बताइए बस इसी के बाद तो सवाल खत्म हो गया। ये लाइन उठा लो, सेकंड लाइन को उठा लो भैया, सेकंड लाइन को उठा लो। 1 सेकंड के अंदर सवाल खत्म है। बताओ क्या लिखूंगा अगली लाइन? अगली लाइन में कहूंगा 4 AMU। देखो 4 AMU अगर लेता हूं, हीलियम के ही तो है भाई। 4 AMU किसके हैं? ये हीलियम के ही तो है ना। ये 4 ग्राम किसके? हीलियम के ही तो है।
तो बताओ अगर मैं 4 AMU हीलियम लेता हूं तो क्या एक एटम आता है? बोली भाई एक एटम आता है, एक एटम आता है। तो बताओ अगर मैं 52 AMU लूंगा, 52 AMU लूंगा हीलियम के, तो क्या कितने एटम आएंगे? नहीं निकाल लूंगा। बताओ 4 रुपए में अगर एक टॉफी आती है तो 1 रुपए में कितनी आएगी? 1/4। तो 52 रुपए में कितनी आएगी? 1/4 इंटू 52, खत्म हो गया भैया। बहुत मन करा तो लिख लो ऐसे बैठ के, नहीं तो सीधे ही खत्म हो जाता है भाई। 4 AMU में अगर एक एटम आ रहा है तो 52 AMU में कितने आएंगे? 13 आएंगे, खत्म हो गया, पेन ही नहीं चलाना था। 4 AMU में एक आ रहा है तो 52 में कितने आएंगे? 52 में कितने आएंगे? 13 आएंगे। तो बताइए क्या 13 एटम्स आएंगे? डन हो गया। कितने लोग को बात समझ में आ गई? 13 एटम्स। एक बार सब लोग उठा दिखा दो भाई, सवाल पकड़ पा रहे हैं? देखिए पुरानी जो मैंने बातें बोल रहा था, मैं जो आपको बातें सिखाता हूं, क्या उसका फायदा नजर आया आपको? फायदा नजर आया? वो जो मैंने बात आपको सिखाई, किसी एटम के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के एक एटम का मास उतना ही AMU में होता है। क्या बात समझ में आई? फायदा। अब इस सवाल में लोग पता नहीं क्या क्या लग जाते हैं, कह रहे पहले 52 AMU को देखिए, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कह रहे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा ग्राम में, फिर क्या करूंगा, इसके मोल निकालूंगा, फिर उसमें एटम निकालूंगा, फिर सवाल में कुछ देखूंगा, इतनी देर बाद पेज भरूंगा, फिर टिक करूंगा 13। अरे पागल हो क्या यार, सीधे सीधे खत्म करो ना एक लाइन में। बताओ क्या बोलूंगा? अगर मेरे सामने सवाल आता तो सामने पेन भी नहीं चलाता हूं। देखिए यहाँ पे जे क्या कहता है, जे आप पूछते थे ना कौन है, कौन है ये जे स्टार? सुनिए आज का कहानी शुरू हो गई है। देखिए पूछते कौन है ये जे स्टार, सुनिएगा ध्यान से। मेरे सामने सवाल आता, मैं यहाँ इसको कस के देखता हूं, मैं इसको कस के देखता हूं, कहता हूं हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम। तो हीलियम के एक मोल का मास 4 ग्राम, तो उसके एक एटम का मास 4 AMU। 4 AMU में 4 AMU में एक हीलियम आता है तो 52 AMU में 13 गुना आएंगे। देखो 13 गुना हो गया मामला, 13 गुना चेक करो। 4 का कितने गुना होता है? 52, 13 गुना। तो यहाँ पे 13 गुना कर दो, 13 हीलियम आएंगे। टिक करूंगा, भागाऊंगा, कहूंगा ये लो भैया OMR कहां है। कितनों को बात समझ में आ गई? पेन ही नहीं चलाता ऐसे सवाल में, दिमाग में कर देता हूं। 4 AMU में बताना, He का मोलर मास मेरे को पता है 4 ग्राम होता है, तो 4 AMU उसके एक एटम का मास हो गया। 4 AMU एक एटम, 52 AMU 13 एटम, भागाऊंगा, खत्म, दैट्स इट। खत्म है क्या सवाल एक लाइन के अंदर? डन है। तो बताइए क्या ये करके आप सवाल निपटा सकते थे? क्लियर? तो मतलब क्या कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी? अब अगर बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से मेरे को एक और प्रैक्टिस, आखिरी बात बता दो। मैं आपको लिख रहा हूं 2 बातें, आप मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स बता देना, मैं समझ जाऊंगा आपको कंफर्म बात समझ में आ गई। कल को कोई सवाल आएगा आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। चलिए पूरे स्टार्ट कर रहा हूं। निपटाइए फटाफट, कंसेप्ट क्लियर होगा तो निपटाइए फटाफट, देखें कितने लोग सही करते हैं। सबका सही हो तब मजा आ जाए। एक बार सबका ही सही हो जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ बात आप तक पहुंचा दी मैंने, कंफर्म वाली। अब तो लो भैया, नोट्स कैसे बनाए, टाइम टेबल कैसे सेट हो, आदित्य हबीब हैनल। मैं सब वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजता रहता हूँ कि बस बातें बताता रहूंगा मैं आपको, सब आप टेंशन मत लिए। बस आप, मैंने कहा ना सारी बातों का एक ही, बस आपको मेरे साथ चलना है, तो बस 2 बातें ध्यान रखिए। एक, मेरा नंबर लिख लीजिए, ठीक, मेरे से जुड़ जाइए। और दूसरा, मैंने आपको जो शुरू में बताया 2 बातें, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, ये दिखाते रहिए, आपको मैं मोक्ष तक पहुंचा दूंगा। बस और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं सब बताऊंगा, स्वयं बताऊंगा, सही समय आने पे। समझ पा रहे? सही समय आने पे सब बताऊंगा, तो आप बस जुड़े रहिए। चलिए, तो विचलित मत होइए। चलिए देखिए ध्यान, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो मैं फिर से आपसे 2 बातें पूछ रहा हूं, मेरे को बताना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बताना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ NH4 प्लस लिखना है, एक ये आंसर लिखना है, और बताना एक लिखना है मास ऑफ 1 आयन, मास ऑफ 1 आयन
अब मैं और खेलना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से दीजिए आंसर दोनों का, बताइए दोनों का आंसर। खोल रहा हूं, इनेबल चैट कर रहा हूं, चलिए जल्दी से टाइप करिए भाई दोनों का आंसर। यूनिट के साथ बताना भैया, यूनिट के साथ हाथी घोड़े रथ क्या 18 क्या, यूनिट के साथ रिलेटिव थोड़ी पूछ रहा हूं, एब्सोल्यूट पूछ रहा हूं ना, रिलेटिव वर्ड लगा थोड़ी कहीं, कीबोर्ड तोड़ डाला। 18 ग्राम, वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ रही है 18 ग्राम 18 एमयू, समझ में आ रही बात। तो बताना क्या करूंगा भैया, एन का कितना होता है देखो 14 एटॉमिक मास है ना, और एच का 1 into 4 तो 14 + 4 18, प्लस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप बात अब तक समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो बताइए एक मोल का मास, प्लस प्लस मत देखा करो, बस इसको देखो, इसको देखो, n + 4h कितना हो गया 18 और ग्राम है अगर एक मोल का है तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 ही हो जाएगा, लेकिन किस में हो जाएगा एमयू में। ये बातों का फायदा समझ पा रहे हैं। देखिए मैं फिर से एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, किसी आयन के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस आयन के एक आयन का मास उतना ही एमयू में होता है। क्या सही बोल दिया ये भी? बोलो भाई, पहले एटम पे खेलता हूं फिर मॉलिक्यूल पे खेलता हूं, अब देखो हद तो तब हो गई जब आयन पे आ जाता हूं। समझ पा रहे कभी कहां तक अंदर जा रहा है गहराइयों में। क्या बोल रहा हूं साहब, किसी आयन के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस आयन के एक आयन का मास उतना ही एमयू में होता है। क्या बात ये भी सही है? क्या बात आप तक पहुंच पा रही है? तो इसका मतलब ये बात जनरलाइज कर सकते हैं, आप किसी एंटिटी के लिए बात बोल सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? और अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ये वाले दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए भाई, यहाँ पे कल को अगर यहाँ पे कार्बन होता, यहाँ पे कार्बन होता तो यहाँ 12-12 होता, यहाँ पे अगर CO2 होता, यहाँ CO2 तो यहाँ 44-44 होता, यहाँ NH4 + NH4+ है तो 18-18 होगा, खत्म हो गई बात। डन है क्या? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो मेरे को बताओ, अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, किसी आयन के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस आयन के एक आयन का मास उतना ही 18 ही एमयू में होता है, बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, 18 एमयू में अगर एक आयन आ रहा है तो 36 एमयू में कितने आएंगे भैया? क्या पेन चलाओगे क्या इसके लिए? कह रहे हैं 1 में निकालता हूं पहले मैं। अरे भैया इतना तो ही टाइम होता है वहां। कह रहे हैं 18 में इतने हैं तो 1 में कितने पहले निकालूंगा, 1 एमयू में कितना, इतना टाइम थोड़ी होता है। 18 में इतने तो 36 में पूछा, डबल करो, खत्म करो, निकलो फटाफट। बताओ 18 का डबल कितना होता है? 36। अरे ठीक है क्या, तो सीधे सीधे डबल करिए, 2 आयन होंगे और क्या होगा भैया, खत्म हो गया, 2 आयन होंगे NH4+ के। जय हिंद जय भारत, खत्म, लो सवाल टिक करो, भागो। पूछा था कितने आयन होंगे, 2 आयन होंगे, खत्म। कितनों को बात समझ में आ गई? कितनों को बात समझ में आ गई? अरे 18 में एक आयन आता है तो एक और 18 ले लो, 36 ले लो, तो 2 आएंगे। अरे डन है क्या? कंसेप्ट तक पहुंच पा रहे हैं क्या? तो क्या बात को जनरलाइज करके खत्म कर दूं? आपसे कहता हूं, देखना सुनना ध्यान से, मास ऑफ 1 हद तो तब हो जाएगी जब मैं बात को बिल्कुल जनरलाइज कर दूंगा। 1 मोल ऑफ एन एंटिटी या एनी एंटिटी इज इक्वल टू x ग्राम, और यहां लगा दिया अगर, देन मास ऑफ 1 एंटिटी विल बी इक्वल टू x AMU। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? बोलो भाई। खेल को जनरलाइज कर दिया, कभी पहले एटम से खेलता है, फिर मन करता है तो मॉलिक्यूल से खेलता है, फिर मन करता है तो फिर आयन पे आ जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब वो जनरलाइज करके एंटिटी पे आ जाता है। ध्यान दीजिए, कार्बन क्या है साहब? एंटिटी तो है। ये कार्बन क्या है? एंटिटी ही तो है। इसका एक मोल लिया आपने एंटिटी का, और इसका एक एटम लिया एंटिटी का, तो बताइए एक मोल का मास जितना ग्राम में, एक एटम का मास उतना एमयू में। फिर मैंने मॉलिक्यूल एंटिटी क्या ले ली? मॉलिक्यूल ले ली, फिर मैंने एंटिटी क्या ले ली? फिर एटम ले ली, फिर मैंने एंटिटी क्या ले ली? आयन ले ली। तो क्या मैं एंटिटी कुछ भी ले सकता हूं? एनी एंटिटी। अरे ठीक है क्या, यहां कुछ भी आ सकता है। यहां एटम आएगा तो यहां पे भी वही एटम आएगा, यहां पे अगर मॉलिक्यूल आएगा तो यहां भी वही मॉलिक्यूल आएगा, यहां पे अगर कोई क्या आएगा, अगर यहाँ पे कोई आयन आएगा तो यहाँ पे भी कोई आयन आएगा, सेम आयन आएगा। तो बताइए एक मोल का मास अगर किसी भी एंटिटी का x ग्राम है, तो क्या उसकी एक एंटिटी का मास x AMU हो जाएगा? कितनों को बात समझ में आ गई? एंटिटी चाहे कुछ भी हो, कार्बन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, O2 भी, CO2 भी, मीथेन भी, HCl भी, H2SO4 भी, K4FeCN6 भी, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O भी। आप पोटाश LN ले लीजिए साहब, आप कोई सवाल उठा लीजिए, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। बात पहुंच गई हो तो कीबोर्ड तोड़ डालिए, बात पहुंच गई हो तो कीबोर्ड तोड़ डालिए, आगे बढ़ जाऊं फिर मैं। यस ठीक है खेल। एएमयू खुल गया क्या? क्या एएमयू में आपको मोक्ष मिला या नहीं? क्या एएमयू में आपको मोक्ष मिल गया कि नहीं? मिल गया ना भैया? तो मैं कहता हूं ना, सुनते जाइए, अंत में एकदम आपको मोक्ष प्राप्त। ऐसा खिलाऊंगा कि मतलब उसके आगे कुछ नहीं, दीवार है, बहुत कोई नहीं गया उस पर, होता ही नहीं कुछ।
अंत तक पहुंचा दूंगा आपको। चलिए फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मैं सवाल लगाऊंगा, ये वाला डन है। अब मैं सवाल लगाऊंगा ये वाला। इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए या इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए मेरे को एक कंसेप्ट सीखना होगा। वो कंसेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं, फिर मैं सवाल ही सवाल लगाता रहूंगा। अब देखिए आपके कंसेप्ट बिल्कुल रेडी हो गए, आप खूब सारे सवाल लगा सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपके कंसेप्ट बिल्कुल रेडी हो गए, आप जमीन अपनी तैयार हो गई है, बिल्कुल जबरदस्त। अब देखिए सुनिएगा, अब बहुत इत्मीनान से मैं कुछ बातें बता रहा हूं, सुन लीजिए, सारे सवाल वहीं से निकलेंगे आप। केस नंबर 1, केस ऑफ मॉलिक्यूल। केस ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए केस ऑफ मॉलिक्यूल में आप क्या ले लीजिए, H2, O2 भी ले सकते हैं, मेथेन भी ले सकते हैं, अमोनिया भी ले सकते हैं। एक कंफ्यूजन जो लोगों को बहुत ज्यादा होता है वो मैंने बता दिया था आपको। देखिए H2 और O2 ये दोनों व्यक्ति, बल्कि ये चारों व्यक्ति, क्या ये चारों व्यक्ति मॉलिक्यूल हैं? यस बिल्कुल है, ये चारों व्यक्ति मॉलिक्यूल हैं। लेकिन बताइए H2 और O2 इनमें से कंपाउंड नहीं है, क्या है वो? कंपाउंड नहीं है। लेकिन मेथेन और अमोनिया कंपाउंड भी है, कंपाउंड भी है। क्या बात समझ में आ गई पूरी? मेरे ख्याल से सारी बातें इसके अंदर कवर होगी। क्या बोला मैंने, फिर सुन लीजिए। H2O2 मेथेन अमोनिया ये सब मॉलिक्यूल है। ये पहले वाले दोनों होमो और दूसरे वाले दोनों हेट्रोन्यूक्लियस। तो आप देखिए इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है। तो ये होमो है, ये हेट्रो है, लेकिन है दोनों मॉलिक्यूल। क्या ये चारों मॉलिक्यूल हैं? यस बिल्कुल, ये चारों मॉलिक्यूल हैं। क्या पहले वाले दो कंपाउंड होंगे? नहीं, पहले वाले दो कंपाउंड नहीं होंगे, लेकिन बाद वाले दोनों कंपाउंड भी हैं। कंपाउंड भी हैं। क्या समझ में आ गई बात? डन है भाई, चले आगे। तो NH3 और CH4 कंपाउंड भी हैं, मॉलिक्यूल तो है ही है। चलें, अब मेरे को एक बात बताना, अगर इनके सवाल आते हैं तो क्या आएगा सवाल सुनना आप जरा। इलेक्ट्रॉन, मैंने क्लास की स्टार्टिंग यहीं से की थी। फिर सेकेंड एंटिटी अगर लेता हूं, इनको मिलाता हूं तो बनता है एटम। इससे बड़ी एंटिटी इनका कॉम्बिनेशन करता हूं तो बनता है मॉलिक्यूल, और इनका भी ढेर लगा दूं तो बन जाता है मोल। अब ध्यान सुनिएगा, इन्हीं में सवाल घूमता रहेगा। सवाल जब घूमेगा तो आपको करना क्या होगा वो मैं सिखा रहा हूं, सुनिए, है ना। और उसके भी आगे अगर आप चले जाएंगे, उसके भी एक कदम आगे चले जाइए, तो यहां पे आएगा गिवन मास इन ग्राम, ठीक, ये हायरार्की है। अब देखिए इस पे सवाल आएगा। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप बातें समझ लीजिए ध्यान से, आपके सारे सवाल यहीं से निकल जाएंगे, इसी लाइन से। ये हायरार्की है। देखिए दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं, एक इधर जाने वाला और एक वापस लौटने वाला, दो प्रकार के सवाल, बराबर। दो प्रकार के सवाल का मतलब है गिवन मास से आप मोल की तरफ जाएं, फिर मोल से मॉलिक्यूल की तरफ जाएं, मॉलिक्यूल से एटम की तरफ जाएं, फिर उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरफ जाएं, एक सवाल। दूसरा सवाल बन सकता है एटम की दिशा से चलें, फिर मॉलिक्यूल पे आए, फिर मोल पे आए, फिर गिवन मास निकाल लें। क्या दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं? अब दोनों प्रकार के सवालों में से अगर आप एक को समझ लेते हैं, सिस्टमैटिक चलिए, जितना सिस्टमैटिक चलेंगे उतना क्लैरिटी रहेगी। अगर आप दोनों प्रकार के सवालों में से किसी एक को समझ लेते हैं तो क्या दूसरे वाले को आप अपने आप समझ सकते हैं रिवर्स गियर लगा करके? अगर आप किसी एक को समझ लेते हैं, एक तरफ जाने का रास्ता अगर आपको पता है, तो जाने का रास्ता पता तो लौटने का तो आप खुद सोच सकते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगा के। तो मैं आपको एक तरफ का रास्ता यहां लिख रहा हूं जिससे सब हौच पौच ना हो जाए। तो मैं एक तरफ का रास्ता लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन मास दिया जाएगा, किसमें? ग्राम में। आप क्या करना, मोल चाहिए आपको, क्या चाहिए? मोल। तो गिवन मास से, देखो गिवन मास से इधर जाना है ऐसे, इधर से इधर जाना है ऐसे। तो गिवन मास से अगर आपको मोल पे जाना है तो ये क्या तरीका लगाया जाए उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको समझना होगा एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो एक लाइन ये समझ लीजिए, फिर हम लोग उधर लौट आएंगे। ये समझने के बाद हम लोग फिर से यहां लौटेंगे, ठीक। जरूरत क्या पड़ी, समझ पाए? मतलब पहले मैंने ये पूरा बना लिया, अब मेरे को यहाँ पे कुछ कड़ियां जोड़नी है, तो मेरे को एक एक चीज सीखनी होगी। तो गिवन मास से मोल पे कैसे जाए, पहला सवाल ये आया दिमाग में। अगर ये मैं सीख जाऊंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो पहला कंसेप्ट क्या सीखना है मेरे को, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, ये जैसे इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं लोग कि ये करो, उसमें ये डिवाइड कर दो, वो कर दो। फॉर्मूला मत रटिए, आप लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है,
मान लीजिए अगर आप किसी रिक्शे वाले को समझाएंगे कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो आप उसको फॉर्मूला फॉर्मूला थोड़ी बताएंगे, लॉजिक बताएंगे कुछ, कहेंगे भैया देखो ऐसे ठेला है, और आसान लॉजिक बताएंगे, कहेंगे देखो ठेला है ऐसे, इस पे खूब सारे संतरे रखे हैं, ध्यान सुनना जरा, एकदम आसान कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं, एक ठेला उस पर खूब सारे संतरे हैं, खूब सारे मतलब बहुत सारे, पता भी नहीं, सब दबे पड़े इधर उधर, पता भी नहीं कितने, हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे पड़े, बहुत बड़ा ठेला है। तो मेरे से किसी ने पूछा कि बताओ मेरे को नंबर ऑफ संतरे चाहिए, देखो ये एक संतरा है, तो किसी ने पूछा मेरे को नंबर ऑफ संतरे बता दो, ये देखो नंबर ऑफ संतरे, कितने संतरे, हाउ मेनी संतरे, ये पूछा, तो बताइए आप उसको क्या कैलकुलेशन दे दें तो आप वो संतरे का नंबर निकाल सकते हैं, क्या दो बातें मैं आपको दे दूं, तो आपको मेरे को दो बातें बता दो, टोटल मास किसका, सारे संतरों का, लॉजिक है ना भाई, टोटल मास है ना, मान लो मैं टोटल मास आपको दे देता हूं, किस में दे देता हूं, मान लो ग्राम में दे देता हूं, ठीक बात है, और डिवाइड में क्या कर दूंगा, बताओ डिवाइड में क्या कर दूंगा, क्या मैं एक संतरे का मास, अगर मैं एक संतरे का मास जो टोटल मास आया है ठेले का सारे संतरों का मिलाकर उसमें एक संतरे का मास डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे नंबर ऑफ संतरे मिल जाएंगे, क्या मुझे नंबर ऑफ संतरे मिल जाएंगे, राइट, क्या बात समझ में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, अगर इस पूरे ठेले का मास है मान लो 200 केजी, ठीक, 200 केजी, और मान लो इसमें से एक संतरा है मान लो, एक संतरा है मान लो 1 केजी का, भारी भारी संतरे, या 2 केजी चलो मान लेते हैं, और भारी मान लेते हैं, 2 केजी का एक संतरा भैया, तो मेरे को एक बात बताइए, क्या आराम से आप, या और चलो और यूनिट और आसान कर लेता हूं, आपको ग्राम ग्राम में खेलना है तो ग्राम में खेल लो भैया, ग्राम ग्राम में ले लो, और इजी कर लो, मान लो उससे कहता है चलो हल्का कर लो, संतरा बहुत भारी लग रहा हो, कई लोग कह रहे इतना भारी संतरा कहाँ होता है, दो चार यही पूछने चले आएंगे, मान लो 200 ग्राम ठेले का वजन है, और एक संतरे का वजन मान लो 10 ग्राम, हल्का कर लो। अब मेरे को एक बात बताओ नंबर ऑफ संतरे निकाल लोगे क्या, नंबर ऑफ संतरे निकाल लोगे क्या, बताओ टोटल मास कितना है, पूरे ठेले का टोटल मास बताओ कितना है, 200 ग्राम, और एक संतरे का मास कितना, एक संतरे का 10 ग्राम, डिवाइड कर दिया, तो बताओ कितने संतरे आ गए, 20। क्या ये बिल्कुल सिंपल बात है, क्या सबको समझ में आती है, रिक्शे वाले को भी आएगी समझ में, सबको आएगी ना। अब मैं उसको क्या सिखाऊंगा, रिक्शे वाले को मेरे को मोल सिखाना है, रिक्शे वाले को मोल सिखाना, मैं उससे कहूंगा देखो यहाँ नंबर निकाल लेते, यहाँ भी नंबर निकालो, कह रहे यहाँ किसका नंबर निकाल लेते, संतरों का, यहाँ मोल लिख दो, या मोल्स का नंबर निकाल लो। जब संतरों का नंबर निकालते थे तो ऊपर क्या लिखते थे, टोटल मास, यहां भी टोटल मास लिख दो, टोटल मास को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल मास को हम लोग क्या बोल देते हैं बताओ, टोटल मास को आप गिवन मास बोल सकते हैं क्या, बोलो भाई टोटल मास को आप गिवन मास ही बोल सकते हैं क्या, यस, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा चेंज करके लिख दिया गिवन मास, किस में लिया था पिछली बार, ग्राम में, इस बार भी ले लो ग्राम में, बताओ नीचे क्या किया, जब यहाँ पे संतरे चाहिए थे, नंबर ऑफ संतरे चाहिए थे, तो यहाँ मास ऑफ 1 संतरा डिवाइड किया था, अगर यहाँ नंबर ऑफ मोल चाहिए, संतरे की जगह मोल वर्ड आ गया, तो यहाँ मास ऑफ 1 संतरे की जगह क्या डिवाइड करोगे, मास ऑफ 1, क्या यहाँ मोल डिवाइड करूंगा, समझ पा रहे हैं क्या बात, देखिए सिंपल लॉजिक है, नंबर ऑफ संतरे निकालने थे तो एक संतरे का मास डिवाइड किया था, नंबर ऑफ मोल निकालने तो एक मोल का मास डिवाइड करूंगा, क्या लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। क्या रिक्शे वाले को भी ये बातें समझ में आएंगी कि आप ठेले से उठा के फॉर्म ले लाए तो कोई आपसे पूछे भाई साहब ये कहां से लाते हो ये चीजें, ये कहां से ले आए, तो क्या बोलोगे, क्योंकि भैया ठेले से आया है, कहोगे ये कंसेप्ट कहां से आया, कहेंगे ये ठेले से आया, कोई फॉर्मूला थोड़ी है, लॉजिक है सिंपल सा, कहेंगे कैसे सिखाते हो उसको, कहते हैं नंबर ऑफ संतरे निकालते हो तो कैसे सिखाते हो किसी को, टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 संतरा, कहते संतरे की जगह मोल बोल दो, अब जरा संतरे की जगह मोल बोल के दिखाओ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 मोल, खत्म, दैट्स इट, कोई फॉर्मूला ही नहीं है यार, लॉजिक है सिंपल सा, ठीक। इसी को लोग बड़ा बड़ा करके ऐसा बताएंगे कि साहब सामने वाला डर जाए, क्या बता रहा, क्या चीज पढ़ा दिया आज, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, प्लेन, एकदम रिक्शे वाले भी समझ सकते हैं। बताइए ये बात आपको समझ में आ गई, तो कल को अगर मेरे से कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, बताओ एन को क्या बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, गिवन मास, और नीचे क्या लिखूंगा बताना, नीचे क्या लिखूंगा, मास ऑफ 1 मोल, क्या बात समझ में आ रही है, अगर ऊपर यूनिट ग्राम लूंगा तो नीचे भी ग्राम लूंगा और नंबर ऑफ मोल निकाल लूंगा, क्या ये बात, ये फॉर्मूला लॉजिक या जो भी समझ लीजिए, समझ में आ गया आपको, क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं मैं, क्या कुछ भी रटने लायक नहीं है, सब कंसेप्चुअल चल रहा है। अब बताइए अगर मैं ये कार्यक्रम करता हूं, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, देखो ये एन कौन है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स है, अब मारो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए किसमें, एक बार एटम्स के लिए समझ लेता हूं, एक बार मॉलिक्यूल के लिए समझ लेता हूं, मान लो कहता है मेरे को एटम के लिए समझाओ और एक बार मेरे को मॉलिक्यूल के लिए समझाओ, तो एटम के एग्जांपल आप क्या लोगे भैया, एटम के एग्जांपल में कौन कौन आएगा बताओ, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनके लिए समझाओ,
एक बार कहेगा भैया H2N2 और O2 इनके लिए समझा दो, या अमोनिया के लिए समझा दो, कहेगा इनके लिए समझा दो, मीथेन के लिए समझा दो। ये अब मान लीजिए दोनों के लिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं, तो मेरे को एक बात बताइए, अगर आप एटम के किसके मोल निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा फॉर्मूले में हल्का सा वेरिएशन। बताइए अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं किसके, एटम के, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, गिवन मास इन ग्राम, और नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल किसका, एटम का। और बताना मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को क्या लिखते हैं आप, मास ऑफ, देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम इन ग्राम क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, जरा जल्दी से टाइप करो, नीचे क्या लिखूं बताओ, बताओ फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, नीचे क्या लिखूं जल्दी से बताओ। देखो मास ऑफ 1 मोल, भैया पे क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ 1 मोल लिखना पड़ेगा ना, मास ऑफ 1 मोल लिखना है, लेकिन किसका लिखना है बताओ, किसका लिखना है, एटम का। तो और ग्राम में तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, दोनों सही है, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। क्या समझ चुके आप बात, डन। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, गिवन मास अपॉन, नीचे क्या लिख सकते हैं आप, मास ऑफ 1 मोल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास। क्या अगर मैं ये कर दूं, नीचे ग्राम एटॉमिक मास और ऊपर मास गिवन ग्राम में ले लूं, तो क्या मेरे को नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे, किसके नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे बताओ, किसी एटम के। अब बताओ इसको मैं अप्लाई करके देख लेता हूं, मान लो मेरे को कहता है एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को 36 ग्राम कार्बन दे दिया उसने, 36 ग्राम कार्बन, और कहता है मोल निकालो, 36 ग्राम कार्बन दे दिया, कहता है मोल निकालो, निकाल लेंगे क्या, बताओ कितने मोल आएंगे, गिवन मास कितना 36 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12 ग्राम, तो 12 डिवाइड कर दिया, ये 36 ग्राम है, ये 12 ग्राम है, तो बताओ कितने मोल आ गए। क्या सॉल्व करूंगा तो क्या आपको यहाँ पे 3 मोल मिल जाएंगे, क्या बात समझ में आ गई, क्या आपको 3 मोल मिल जाएंगे। अरे ठीक है, क्या क्लियर है कंसेप्ट, कितना समझ में आ गई बात, कर लेंगे इस टाइप की बातें। चलो अब इधर आ जाओ जरा, मॉलिक्यूल में आ जाओ जरा, बताओ मॉलिक्यूल में भी ये सिखाओगे आप, कंसेप्ट तो एक ही चलाओगे ना भाई, कंसेप्ट बदल थोड़ी रहा है, आप उसको फिर सिखाओगे, कहोगे देखो अगर आपको नंबर ऑफ मोल कभी भी चाहिए ये लगाओ, और ये कहां से आएंगे, ठेले से उठ के आए, यहाँ से उठ के आए, कोई लॉजिक नहीं है, हल्का सा बस समझने वाली बात है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, कहोगे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, कहने ऊपर क्या करूं भैया बताओ, तो कहेंगे ऊपर लिख दो गिवन मास, ऊपर लिख दो गिवन मास, कहें नीचे क्या लिख दो बताओ, तो कहेंगे नीचे लिख दो मास ऑफ 1 मोल, बस खत्म। अब किसका ले रहे हो देख लो, आप मास ऑफ 1 मोल किसका ले रहे हो, मॉलिक्यूल का, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, तो ऊपर लिख दिया गिवन मास इन ग्राम, और नीचे लिख दिया बताओ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसकी जगह क्या बोलेंगे इस बार, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ पा रहे हैं क्या, बताओ इस बार नीचे क्या लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या बात समझ में आ रही है भाई, मास ऑफ 1 मोल लिखना है किसी मॉलिक्यूल का ग्राम में, तो क्या लिखोगे उसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये डेफिनेशन थी। तो बताइए नीचे इस बार ग्राम एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सिंपल लॉजिक है बिल्कुल, ईस्ट बेस्ट। इसीलिए देखो पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ये पहले पढ़ा दिया आपको। हर बात का सीक्वेंस सेट है, हर चीज के आने का समय तय है, इसीलिए मैं कहता हूँ बस आप सुनते जाइए, एकदम सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, और हर चीज कब होनी है ये मुझे पता है, तो आप बस सुनते जाइए। मान लो आपसे कहता है 56 ग्राम ऑफ N2 ले लिया मैंने, मेरे को मोल बताने इसके अंदर, बता लेंगे क्या, बिल्कुल आसान सवाल, क्या बोलेंगे बताओ, गिवन मास कितना हो गया 56 ग्राम, देखो, और बताओ नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना डिवाइड कर दोगे इसका N2 का 28, तो बताओ कितने मोल आ गए, क्या आपको 2 मोल मिल गए, समझ में आ गई बात, क्या 2 मोल N2 के आ गए, यहाँ पे 3 मोल कार्बन के आए थे, यहाँ 2 मोल N2 के, कितनों को समझ में आ गई बात, डन। क्या आपको मोल निकालना आ गया, कितनों को मोल निकालना आ गया, मोल निकाल लेंगे भाई, कोई भी सवाल आएगा तो मोल निकालेंगे, ठीक है। सब लोग एक बार उठा दिखा दो, मोल निकालना आ गया, मैं आगे चलूं, फिर सवालों की तरफ बढ़ूं मैं। देखो अब ये जो कंसेप्ट है इसको सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप ये सीखने जा रहे थे, देखो पीछे ये आप तभी सीख पाएंगे जब आपको कड़ी, बीच की जो कड़ी है ना सफेद वाली, ये आपको पता हो। अब आपको पता लग गई, बताओ आपको क्या सीख लिया आपने, गिवन मास अगर ग्राम में दिया हुआ है उसमें क्या डिवाइड कर दूं, बताओ क्या भी पढ़ा आपने, गिवन मास में क्या डिवाइड कर दूं, अगर मॉलिक्यूल का केस, देखो केस किसका पढ़ रहा हूं पहला, ये देखो केस किसका पढ़ा रहा हूं आपको पहले, केस ऑफ मॉलिक्यूल, केस नंबर 1 चल रहा है, केस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इनमें से कोई केस आ जाता है तो, इन जैसा कोई केस आ जाता है तो गिवन मास में, देखो अभी आपने क्या पढ़ा, गिवन मास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दो तो क्या मोल आ जाएंगे, डन। अभी बात उठा के ले आओ यहाँ पे, बताओ यहाँ पे क्या लिखो फिर, डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं ऐसा कर दूं
तो बताइए क्या गिवन मास को मैं कन्वर्ट कर दूंगा नंबर ऑफ मोल में? यहां तक पहुंच गई गाड़ी, और यहां तक पहुंच गई तो बताओ अगली गाड़ी आगे बढ़ाओ भैया, इधर से इधर जाना है हमको। बताना मोल से अगर मेरे को मॉलिक्यूल पे जाना है, मोल से मॉलिक्यूल पे जाना है तो क्या करूं? वन मोल समथिंग, मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहा है। वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, समथिंग में भी एनीथिंग, लेकिन दोनों तरफ समथिंग सेम होना चाहिए। क्या बोला था फिर सुनना जरा, क्या बोला था? वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, समथिंग में भी एनीथिंग, लेकिन जो समथिंग इधर होगा वही समथिंग उधर भी होना चाहिए, बराबर। तो बताइए अगर मेरे को किसी व्यक्ति के मोल मिल गए, तो वन मोल अगर मान लो N2 के मिल गए तो उसमें कितने N2 होंगे? Na N2 होंगे। वन मोल CH4 के मिल गए तो उसमें कितने CH4 होंगे? Na होंगे। तो बताना मोल से मॉलिक्यूल पे कैसे पहुंचोगे? Na से मल्टीप्लाई, Na से मल्टीप्लाई। अगर मान लो 2 मोल है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 into Na, बराबर। तो Na से मल्टीप्लाई करो, आप यहां पहुंच गए। फिर बताओ यहां पहुंच गए तो मेरे को मॉलिक्यूल से कहां जाना भैया? एटम पे। इतनी बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूल से कहां जाना है? एटम पे। तो बताओ मेरे को एटम पे जाना है, अगर मान लो मेरे पास O2 का एक मॉलिक्यूल है और मेरे को उसके अंदर एटम निकालना है, तो एक O2 के अंदर 2 एटम होंगे, ओके। तो बताओ एटॉमिसिटी कितनी है? 2, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई कर दें? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहां पहुंच जाओगे? एटम्स पे पहुंच जाओगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए 3 बातें दिमाग में रखिए। यहां देखो, अगर यहां से यहां जाना है तो क्या करो? यहां से यहां जाना है तो क्या करो? डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां से यहां जाना है तो क्या करो? इनटू Na। और यहां से यहां जाना है तो क्या करो? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। सिंपल लॉजिक है। और बताइए फिर एक बार आपको एटम्स मिल गए तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना इजी काम है? ये तो हो ही जाएगा ना भाई, ये तो हो ही जाएगा, डन। क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा चुका हूं, पहले सिखा चुका हूं। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, तो मैं पहले सिखा चुका हूं। तो ये तो कर ही लेंगे। तो क्या आपको हायरार्की क्लियर हो गई? यहां तक पहुंचने का क्या आपको रास्ता समझ में आ गया? अरे ठीक है क्या भाई। अब मैं आपको लेता हूं सवालों की तरफ, सवालों की तरफ चलो, हमला करो भैया। देखिए हमला करें तो मैं यहां पे आपको एक सवाल लेता हूं, आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन आया, पहले यहां समझा देता हूं फिर अगले पे सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या सवाल है। 56 ग्राम N2 है और इसके अंदर आपको सब बातें निकालनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सब बातों का मतलब समझ गया? सब, सब का मतलब सब। अब सुनना, क्वेश्चन ऐसा है कि 56 ग्राम N2 है, कह रहे क्या क्या निकालोगे भैया इसके लिए? कह रहे जो कुछ निकाल सकते हो। पहला निकालो नंबर ऑफ मोल्स, फिर निकालो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फिर निकालो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर निकालो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर निकालो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर निकालो नेट चार्ज। अभी तक जितना कुछ पढ़ा सब अब जोड़ दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा साहब। अब मैं सब कनेक्ट कर रहा हूं एक साथ, एक ही जगह पे। ये निकालना है, 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 ये निकालना और ये निकालना। अभी तक ये सब पढ़ा है, मैं अब सब एक साथ निकालते हैं, सब एक साथ निकालते हैं। तरीका आपके पास पीछे लिखा हुआ, देखो सबसे पहला काम क्या है। अगर आपको गिवन मास दिया 56 ग्राम, देखो गिवन मास कितना दिया भैया? 56 ग्राम। तो बताओ क्या करें? गिवन मास अगर 56 ग्राम दिया तो क्या करें बोलो? गिवन मास में क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दें तो क्या मोल आ जाएंगे? डन। तो बताइए 56 ग्राम में अगर मैं डिवाइड कर दूं कितना? इसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना? 28। तो बताइए क्या मेरे पास 2 मोल आ गए? यहां तक बात समझ में आती है? 2 मोल N2 के आ गए। तो मैं चलता हूं आगे भैया। मैंने क्या किया? 56 ग्राम में, कंसेप्ट समझते जाइए, 28 डिवाइड कर दिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 2 मोल आ गए। किसके? N2 के। तो मैंने आंसर दिया नंबर ऑफ मोल्स अगर पूछोगे तो 2 मोल है। किसके वो भी लिखता जा रहा हूं। अगला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो बताना 1 मोल समथिंग में Na समथिंग होते हैं, तो 2 मोल समथिंग में 2 Na समथिंग होंगे। समथिंग कौन है? N2। तो बताइए यहां से भी समझ सकते हैं आप। बताओ क्या मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे? बोलो भाई। अगर आपको उतना दिमाग नहीं लगाना तो आप तो ये दिमाग में रखो जो मैंने आपको बताया। बताओ क्या मोल आ चुके हैं? मोल आ चुके हैं। मेरे को मॉलिक्यूल चाहिए, मोल आ चुके हैं, मॉलिक्यूल चाहिए। तो क्या करूं? Na से मल्टीप्लाई कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप Na से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मोल यहां आ चुके हैं, तो इस 2 में Na मल्टीप्लाई करो 2 Na। तो यहां पे आंसर आ गया, बताओ कितना? 2 into Na। ये मॉलिक्यूल्स आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? डन है भाई। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट अगला काम क्या अपना बताओ? अगला काम है टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो। बताओ एटम्स कैसे निकालते हैं?
एटम्स निकालने का तरीका अगर आपको ऐसे समझना है, देखो मॉलिक्यूल में क्या मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी, तो एटम आ जाते हैं, बराबर। अब देखो वैसे समझो तो N2 के अंदर, एक N2 के अंदर, एक N2 के मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो एटॉमिसिटी 2 है। तो एक N2 में 2 N है, तो 2 N2 में 4 होंगे, 3 N2 में 3 इंटू 2 6 होंगे, 4 N2 में 4 इंटू 2, 5 N2 में 5 इंटू 2 N होंगे। तो इंटू 2 करना है बस। तो बताना मॉलिक्यूल अगर आ गए तो इंटू 2 कर दें तो एटम्स आ जाएंगे। तो बताओ मॉलिक्यूल अगर इतने आ गए तो इंटू 2 कर दें, क्योंकि एक N2 में 2 N होते हैं, तो डबल कर दें तो टोटल नंबर ऑफ N के एटम्स आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताना 2Na इंटू 2, क्या ये एटम्स आ गए? किसके एटम्स आ गए, जरा टाइप करना, किसके एटम्स आ गए, टाइप्स करना, एटम्स किसके हैं, किसके एटम्स है, एटम्स किसके हैं, एन के हैं। ध्यान दीजिए, एटम्स N2 के थोड़ी होते हैं, एटम्स किसके हैं ये एटम तो एन का होगा ना भैया, एन का, एन। तो अपनी गलतियों को सुधारिए, एटम्स एन के हैं, क्लियर। तो बताइए आपके पास 4Na एटम्स आ गए, क्या आ गया? अगर कोई पूछा आंसर क्या होगा तो क्या बोलेंगे, 4Na एटम्स, 4Na एटम्स किसके, लेकिन एन के, ना कि N2 के। एटम्स तो एन के होंगे ना, N2 के तो मॉलिक्यूल होते हैं, समझ पा रहा है? चलो ये आंसर आ गया भाई, ये आंसर आ गया। अब बताओ मेरे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? मेरे पास अगर एटम्स आ गए, खूब सारे एटम है, तो उसमें से एक एटम को पकड़ लूं। अगर मैं एक एटम को पकड़ लूं, एक एटम को, सिंगल एक एटम, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, प्रोटॉन निकाल लूं, न्यूट्रॉन निकाल लूं, तो बताइए ऐसे कितने एटम उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं? बिल्कुल प्लेन लॉजिक है, तो इसमें कुछ नहीं दिमाग में रखना, एटॉमिसिटी तक पहुंच गया। अब इससे यहां से यहां जाना, देखो यहां से यहां जाना, तो क्या करें बताओ? एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है देख लो, फिर आपके पास जितने एटम उससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 एटम है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल लॉजिक। तो बताइए क्या करूं? एक नाइट्रोजन को पकड़ लूंगा। बताओ एक नाइट्रोजन क्या पढ़ाया था आपको, 7 and 14। इसीलिए मैंने शुरुआत में सब बातें बता दी थी आपको। इलेक्ट्रॉन कितने, 7, प्रोटॉन कितने, 7। देखिए ये सब आना चाहिए इसीलिए, क्योंकि सवाल जब बड़ा होता जाएगा तो आपको बेसिक बात अगर नहीं आती तो वहीं फंस जाएंगे आप। न्यूट्रॉन कितने, 7, डन। तो बताओ ये तो एक एक, ये तो सिंगल एक नाइट्रोजन के अंदर है ना। मेरे पास ऐसे कितने नाइट्रोजन है, मेरे पास ऐसे कितने नाइट्रोजन, जितने भी हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास इतने सारे नाइट्रोजन है, तो मल्टीप्लाई कर दो 7 इसमें। और ठीक है क्या? तो बताओ कितना आंसर हो जाएगा, एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास कितने नाइट्रोजन है, 4Na। मल्टीप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना आंसर आ गया, 28Na। क्या बातें समझ पा रहे हैं आप? अरे ठीक है क्या? बताना मेरे पास एक नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है, और मेरे पास ऐसे कितने नाइट्रोजन है, 4Na। तो 7 प्रोटॉन है एक नाइट्रोजन में, मेरे पास ऐसे 4Na नाइट्रोजन है, तो इतने प्रोटॉन हो गए। तो प्रोटॉन भी सेम आ गए, 28Na प्रोटॉन। क्या बातें क्लियर है भाई? अगले वाले पे आ जाओ भाई, अगले वाले में क्या करोगे? अगले वाले में करोगे न्यूट्रॉन चाहिए, तो बताओ मेरे पास 7 न्यूट्रॉन है, तो ये भी सेम आ गया, 7 इंटू मेरे पास कितने नाइट्रोजन एटम है, इतने सारे नाइट्रोजन एटम है। एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो इतने सारों में इतने सारे होंगे, खत्म हो गए, 28 है ना। तो ये भी आ गया। अगला नेट चार्ज चाहिए, बताना नेट चार्ज, नेट चार्ज बताना एन के ऊपर कितना है, 0। एन के ऊपर नेट चार्ज कितना है, इस पूरे एटम के ऊपर कितना है, 0। तो इतने सारे एटम्स के ऊपर भी क्या होगा, 0। और आपको लिखने का बहुत मन कर रहा है, तो 0 एक नाइट्रोजन पे है। एक नाइट्रोजन पे देखो, जैसे 7 न्यूट्रॉन थे, 7 प्रोटॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, फिर कितने नाइट्रोजन उससे मल्टीप्लाई करते हो, तो यहां भी कर दो मल्टीप्लाई। बताना एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, 0, और कितने सारे नाइट्रोजन आपके पास, 4Na। मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0 कूलम। क्या आपको सारे आंसर समझ में आ गए? कितनों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या इसमें से कोई भी सवाल आएगा तो निपटा लेंगे। अब देखिए इतने सारे सवाल लगवा दिए मैंने आपको, एक ही सवाल में सब खोल डाला। कितनों कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक बार सब लोग उठा दिखा दो भाई, एनेबल चैट करेंगे, बस सब लोग बता दो कहां तक बात पहुंच गई, क्या दिमाग में पहुंच रही बात? डन है, क्लियर कंसेप्ट? क्लियर है भाई? मोक्ष की प्राप्ति, तो ये मैं सिस्टमेटिक कितना चल रहा है मामला, ये देखिए आप, एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। मतलब आपको इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक चलना है अपने। मचा दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। एटॉमिसिटी अगर 1 होगी तो भैया फिर तो वो एटम होगा ना, 0 to इन्फिनिटी। देखिए बिल्कुल बेसिक से चलना शुरू कर। आज मैंने क्लास में कहां शुरू किया था, एकदम बेसिक से, देखिए, और कहां तक आपको पहुंचा दिया। एमयू से शुरू हुए थे अपने, यहाँ ये सब कर डाला, ये सब कर डाला, ये सब कर डाला, ये सब कर डाला। अब देखिए हम लोग सवाल लगाने के लिए और ज्यादा तैयार हो गए हैं, और मचाते हैं। ये भी डन हो गया भाई, चलो अब ये भी डन हो गया, तो बताना केस ऑफ मॉलिक्यूल डन, केस ऑफ मॉलिक्यूल डन। अच्छा कल की क्लास के बारे में आपको बता देता हूं।
नहीं तो आप लोग बीच में मेरे दिमाग से बात स्लिप हो जाएगी तो आप भूल जाएंगे, फिर कहीं कुछ टाइम नहीं पता चलेगा, फिर आप पूछेंगे 10 बार। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, कल की क्लास के बारे में क्लैरिटी कर दूं एकदम। 21 वाली देखिए, आप जितने लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं एक बात बता दूं पहले तो, 21 वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सब लोग देख लो जाकर के, मैं लिंक शेयर कर चुका हूं ग्रुप में। 23 वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सब लोग देख लो, ये लेक्चर 2 है, इसकी रिकॉर्डिंग। लेक्चर 3 चल रहा है, ये आज आप पढ़ ही रहे हैं, और जिसका छूट जाए उससे कह देना इसकी रिकॉर्डिंग देख ले। अब अगला लेक्चर है 4 नंबर, अभी क्लास चल रही है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना, लेकिन बता दूं मैं क्योंकि दिमाग से उतर जाएगी बात। तो अगला लेक्चर होगा 25 सितंबर, लेक्चर नंबर 4। ये नेक्स्ट होगा लेक्चर, मतलब आगे का पढ़ाएंगे, ऐसा ना सोचना कि इसमें फिर से पढ़ाओगे नए सिरे से, क्या नहीं, आगे का पढ़ाएंगे। तो ये क्लास होगी, इसका टाइम देख लो, इसका टाइम ये वाला है 9:30 बजे। तो अगली क्लास आपकी है कब, नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, 25 सितंबर 9:30 पे, 1.5 घंटे की क्लास है, ये आपकी अगली क्लास है, लेक्चर नंबर 4। तो ये आप लिख लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, ये लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। चलो आगे बढ़े, काम पे लगे भाई, चलो डन है ये। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सब बातें आपको समझ में आ गई? तो एक सवाल और कर लो जल्दी से, एक सवाल और कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे को जल्दी से एक सवाल और बताओ, कल को मान लो मैंने एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको कहा 44 ग्राम CO2 है, अब इसके अंदर मेरे को जल्दी जल्दी क्या सब बता सकते हो? बोलो भाई, जल्दी जल्दी सब बता सकते हो क्या? डन, बताओ क्या करें, क्या क्या पूछेगा मेरे से? पहले तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मोल बताओ, डन सुना, इसमें नई बात है इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये डन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला कौन सा था, ये होमो एटॉमिक था, अब आप क्या करने जा रहे हैं, हेट्रोएटॉमिक। तो हेट्रोएटॉमिक करने जा रहे हैं तो इसका थोड़ा सा अलग मामला है, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, और क्या बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, और क्या बताओ, और क्या बताओ, तो और बताओ, ध्यान सुनना जरा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं, आप ही लोग आंसर देंगे इस बार आप लोग आंसर देंगे, ये वाला आपके लिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ। फिर एक नई एंट्री हुई है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन बताओ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, और फिर नेट चार्ज बताओ। इसके अलावा धरती पर कोई सवाल ही नहीं बन सकता। आप सोचिए साहब, इसके आगे खत्म है, मोक्ष है, इससे तो क्या पूछ लोगे आप, ये इतने सवाल करा दूंगा मैं। अब वहां जब ऑब्जेक्टिव आता है तो सब थोड़ी पूछ लेता आपसे, कोई एक बात पूछेगा खटाखट लगाएंगे चलेंगे, ये तो मैं सब निकलवा दे रहा हूं एक साथ इतने सारे ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, देखिए, ठीक है। चलिए अब मैं पोल शुरू कर रहा हूं, आप जब सब निकाल लीजिएगा तो एक साथ टाइप करिएगा, सब एक साथ टाइप करिएगा, सारे आंसर। मेरे को चाहिए कितने आंसर, देखो कितने आंसर चाहिए मेरे को, चाहिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 आंसर एक साथ टाइप करिए, 9 आंसर एक साथ टाइप करिए, 9 चाहिए एक साथ, 9 चाहिए, पूरे 9 चाहिए, पूरे 9 निकाल लो पहले, फिर एक साथ सब लोग फीड करो खटाखट, तब आए मजा। नो आंसर नो ऑब्जेक्टिव। चलो देखें, चलो देखते हैं। अब देखिए ये सब बातें आपको अगर समझ में आने लगी तो फिर मामला सही है। चलो देखो, अब देखो इसमें एक नई कहानी पूछ ली उसने क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बताओ अलग से, ये भी पूछ लिया। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, ये जो था ये होमो एटॉमिक था, मतलब इसमें एक जैसे एटम्स थे। इसमें क्या है, इसमें 2 प्रकार के एटम है, तो इन दोनों के अलग अलग एटम्स भी वो पूछ सकता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसमें कार्बन के अलग एटम भी पूछ सकता है, उसमें ऑक्सीजन के अलग भी पूछ सकता है। जबकि पिछले वाले में नाइट्रोजन ही एटम था तो नाइट्रोजन के ही पूछेगा, तो उसमें एक ही सवाल था, टोटल एटम्स बताओ। इस बार 2 सवाल और बन गए, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी हायरार्की पकड़ के रखिए, देखिए फिर से सिखा देता हूं आपको क्या करना है, बताओ। गिवन मास में क्या करो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड, क्या आ जाएंगे, मोल, ठीक। फिर मोल में क्या करो, Na मल्टीप्लाई, क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या करो, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई, क्या आ जाएंगे, एटम। उसके बाद जितने एक एटम में इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाएंगे, खत्म। चलो शुरू करते हैं। देखो भैया, गिवन मास 44 ग्राम है, डिवाइड कर दो, इसका मोलर मास कितना है,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44, तो कितने आ गए 1 मोल, तो ये आ गए मोल, तो पहला आंसर आ गया 1 मोल। किसके 1 मोल लिखते भी जाते हैं, 1 मोल CO2 के। फिर बताना मोल में क्या करूं, इसमें Na मल्टीप्लाई कर दो, जैसे Na मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 इंटू Na, ये क्या आ गए मॉलिक्यूल्स किसके CO2 के, तो यहां आ गया आंसर क्या 1 इंटू, पूरा लिख देता हूं, देखो मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आया कि कैसे कर रहे हैं, ये भी समझ में आया, कल को आप रिवाइज करेंगे आपको दिख जाए कि हाँ ये किया था, ऐसा कुछ हुआ था। Na मल्टीप्लाई किया और क्या आ गया मेरे पास मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आंसर ये हो गया। अगला टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो क्या करो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ एटॉमिसिटी कितनी, एक CO2 में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल कितने एटम्स है 3, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 इंटू Na इंटू 3 कर दे, क्या टोटल एटम्स आ जाएंगे। अरे समझ में आ रही बात, तो बताइए क्या लिखता जा रहा हूं, देखो 1 इंटू Na इंटू 3, ये आगे टोटल एटम्स। ये किसके टोटल एटम्स है, कार्बन के कि ऑक्सीजन के, कार्बन के कि ऑक्सीजन के, अरे किसके टोटल एटम है भैया, किसके टोटल एटम है, दोनों के मिला के, बोथ ऑफ देम, दोनों के मिला के, यस दोनों के मिला के, दोनों के मिला के टोटल एटम्स है ना, टोटल का मतलब दोनों के मिला के। अच्छा इसके अंदर कार्बन के भी कुछ होंगे और कुछ कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का होगा, भाई कुछ कार्बन का होगा कुछ ऑक्सीजन का होगा, दोनों का मिला के आया ना टोटल, तो कितने कार्बन कितने ऑक्सीजन ये बताना है, बाइफरकेट करना है, अलग अलग बताने हैं, तो क्या करें बताओ। देखो सुनो ध्यान से, जैसे यहां पे सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक मॉलिक्यूल में लेता हूं CO2 का, तो बताओ इसके अंदर क्या 2 लोग हैं, एक एटम किसका है भाई कार्बन का है, 2 एटम्स किसके हैं ऑक्सीजन के हैं, टोटल मिला के कितने एटम्स हैं 3 एटम्स हैं। ठीक है बात, बात समझ में आती है। तो बताओ अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, तो हाँ भाई अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, तो डबल हो गए मॉलिक्यूल, तो ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। अगर मान लो मेरे पास Na मॉलिक्यूल है, तो ये भी इंटू Na, ये भी इंटू Na और ये भी इंटू Na। क्या बातें समझ पा रहे हैं, बताना अगर मैं यहीं पे Na मॉलिक्यूल्स ले लूं, तो बताओ अगर यहीं पे मैं Na मॉलिक्यूल्स, पैटर्न देख पा रहे हैं, एक बार आप समझिए कंसेप्ट को, तो बताना क्या सब में इंटू Na करता जाऊंगा, यहां 1 एटम थे तो 1 एटम में Na मल्टीप्लाई, ये आ गए कार्बन, बताना यहाँ 2 एटम थे तो 2 एटम में Na मल्टीप्लाई, ये हो गए ऑक्सीजन, और बताना यहाँ टोटल 3 एटम थे तो 3 में Na मल्टीप्लाई, ये आ गया टोटल एटम्स। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं आप, तो बताना बस क्या करेंगे, जितने मॉलिक्यूल होंगे उससे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डन। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे 3 एटम टोटल कैसे आए, 3 एटम टोटल कैसे आए, इसने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया 1 Na, इसने कितना दिया, इसने दिया 2 Na, 1 Na और 2 Na दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो कितना आंसर आया 3 Na। क्या बात समझ पा रहे हैं, अलग अलग अगर पूछूंगा तो कितना कितना आंसर दोगे, अगर कार्बन का पूछूंगा तो कितना आंसर दोगे 1 Na, अगर ऑक्सीजन का पूछूंगा तो कितना आंसर दोगे 2 Na, अगर Na मॉलिक्यूल है तो, ठीक बात है, अगर 1 मोल है तो किसके CO2 के, जो कि हैं, तो 1 मोल CO2, Na मॉलिक्यूल CO2, तो 1 इंटू Na कार्बन, 2 इंटू Na ऑक्सीजन, टोटल एटम 3 Na, डन। क्या बात समझ में आई, तो बताइए इस 3 Na के अंदर ये जो 3 Na आंसर आया है टोटल एटम्स का, इसके अंदर किसके किसके एटम्स हैं भैया, इसके कितने हैं और इसके कितने हैं, क्या इसके 1 इंटू Na है 3 Na के अंदर, और क्या इसके 2 इंटू Na है, क्या बातें समझ पा रहे हैं, इसके 2 इंटू Na, डन। तो ये सवाल भी आपको समझ में आना चाहिए। अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा बताओ भैया, एक बार जब सब लोग उठा दिखाया करो, डन की बात बताया करो, तो लगे कि हाँ पहुंच रही बात, यस सो मच जाया करो। बताना इलेक्ट्रॉन निकालने, प्रोटॉन निकालने, न्यूट्रॉन निकालने, निकाल लूंगा क्या, यस क्या करूंगा बताओ, फिर से सुनना ध्यान से, बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप क्या करो, देखो पहले सुनना ध्यान से, या तो मैं क्या करूं, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लूं, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लूं, और फिर दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना मेरी बात, इन दोनों के पास देखिए ध्यान से, कार्बन के पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, तो यार मैं दोनों के डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन निकाल करके जोड़ दूं तो मेरे को टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। क्या स्टेटमेंट समझ में आया। N2 में ये वाली दिक्कत नहीं थी, क्यों N2 में ये वाली दिक्कत क्यों नहीं थी भैया, क्योंकि N2 में दोनों NN के एटम्स थे, N2 में दोनों
एन के एटम्स थे, सेम ही एटम्स थे, तो इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम चल रहे थे, लेकिन कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो मैं दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकालूं और फिर जोड़ दूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक तरीका। दूसरा तरीका सुनना, दूसरा तरीका सुनना, मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो क्या मैं कूद के सीधे इलेक्ट्रॉन पे आ सकता हूं? मॉलिक्यूल से बताना, मैं यहां मॉलिक्यूल से सीधे जंप मार के क्या इलेक्ट्रॉन पे आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकता हूं। क्यों आ सकता हूं बताओ? मैं अगर निकाल लूं कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जितने मॉलिक्यूल उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो भी निकल आएगा। हेलो भैया, समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? क्या मॉलिक्यूल, आपको बातें सिखाई, ये कंफ्यूजन होते हैं लोगों को, तो जो कंफ्यूजन है, संदेह है, वही मैं बार बार क्लिक कर रहा हूं। बताना, क्या मैं मॉलिक्यूल से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पे कूद सकता हूं? बिल्कुल कूद सकता हूं भैया। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा क्या, पहले एक मॉलिक्यूल पे निकाल लूंगा कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर मेरे पास अगर 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 मॉलिक्यूल है 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब उस मॉलिक्यूल में एटम अलग अलग हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। आया क्या समझ में? जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देना जरा। आपसे कहता, मान लो मेरे पास 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है N2 का, देखिए 1 मॉलिक्यूल दिया N2 का, और एक बार 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है मेरे को, 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है मेरे को CO2 का। जरा बताना मेरे को, 1 मॉलिक्यूल N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? और 1 मॉलिक्यूल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? बताओ N2 में कितने होंगे? नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? N के पास 7, तो N2 के पास कितने होंगे? 14। ये आपको क्या मैंने पहली क्लास में सिखा दिया था? अरे ठीक है क्या? बताना, CO2 में कार्बन के पास कितने होंगे? कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, और 2 ऑक्सीजन है तो 16, 8 और 2 16 और 6 22। अरे ठीक है क्या? तो क्या 22 इलेक्ट्रॉन होंगे? चेक कर लो भाई। भाई ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 और 16, तो 8 हो गए, और 8 इंटू 2 16 हो गए, 2 ऑक्सीजन है, और कार्बन के पास 6, 16 4 20 2 22, 22 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मेरे से कहता है, अगर मेरे से कहता है Na मॉलिक्यूल ले लो इन दोनों के, कितने ले लो? Na मॉलिक्यूल्स किसके? इन दोनों के, इसका भी और इसका भी। तो बताओ क्या मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा? तो बताओ Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर Na मॉलिक्यूल लोगे तो क्या मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा? अगर 2 Na मॉलिक्यूल लोगे तो बताओ, एक मॉलिक्यूल में अगर ये आंसर है, Na मॉलिक्यूल में कितना आंसर होगा? Na से मल्टीप्लाई। 2Na में कितना होगा? 2Na से मल्टीप्लाई। समझ पा रहे हैं मामला? तो बताइए मेरे को एक बात बताइए, अगर मेरे से कोई सवाल पूछता कि मेरे को Na मॉलिक्यूल में आंसर चाहिए, तो बताओ मैं क्या आंसर दूंगा? एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन, तो Na मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन, तो Na मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? खत्म, डायरेक्ट। तो बताइए अगला काम क्या करना चाहिए मेरे को? अगर एक मॉलिक्यूल में इतने आ गए, तो मेरे से पूछता है Na मॉलिक्यूल ले लो, Na मॉलिक्यूल्स ले लो, किसके? N2 के। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 14 इंटू Na। क्या डन है? क्या इसमें Na मल्टीप्लाई? बताना, यहां पे अगर आपसे Na मॉलिक्यूल ले लेता तो, Na मॉलिक्यूल लेता है तो कितना मल्टीप्लाई कर दो इसमें? Na मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा? 22 इंटू Na। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या किया, एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, फिर जितने मॉलिक्यूल उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, जितने मॉलिक्यूल उससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आ जाएगा? क्या देखिए, मॉलिक्यूल से डायरेक्ट कूद के इलेक्ट्रॉन पे आ रहा हूं मैं, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं मॉलिक्यूल से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पे आ सकता हूं। आसान पड़ेगा, आसान पड़ेगा, बजाय मैं अलग अलग एटम्स को देखूं। बराबर। तो बताइए मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है भैया? 1 इंटू Na। किसके? CO2 के। CO2 के। तो बताइए अगर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल हैं CO2 के, तो क्या मैं डायरेक्ट कूद के इलेक्ट्रॉन पे आ सकता हूं? कैसे? एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने थे? देखो, एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने थे? कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, 8 2 16 6 22, तो एक में 22 थे, तो Na में कितने होंगे? Na मॉलिक्यूल CO2 में कितने होंगे बताओ? Na मॉलिक्यूल CO2 में कितने होंगे? 22 इंटू Na। खत्म हो गया। तो क्या डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं बताओ? एक मॉलिक्यूल CO2 लेता हूं इसका, तो 22 होते हैं, तो Na लिए हैं, तो डायरेक्ट यहां से क्या कूद के यहां आ गया? देखो, एटम्स पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 22 इंटू Na इलेक्ट्रॉन। बताना प्रोटॉन कैसे निकालोगे? कितने लोग समझ में आ गई बात भैया? चैट इनेबल कर रहा हूं एक बार। कितने लोग तो बात पहुंच रही है, क्या बोलना समझ पा रहे हैं? डन। भाई मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल में देख लिया कितने इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई, एटम से भी देख सकता हूं, एटम से भी देख सकता हूं, एटम से भी देख सकता हूं, यस यस यस, एटम से भी देख सकता हूं। इसके इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इसके इलेक्ट्रॉन निकालो, दोनों को जोड़, अभी वो भी करा देता हूं, वो भी करा देता हूं। समझ में आई बात? दोनों तरीके बता देता हूं। देखो 22 ने समझ में आ गया आपको? एक CO2 में बताओ प्रोटॉन कितने? एक CO2 में प्रोटॉन कितने? उतने ही प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है भैया। तो बताना 22 प्रोटॉन, एक में तो Na मॉलिक्यूल है, तो 22 इंटू Na प्रोटॉन। डायरेक्ट आंसर आ गया। लो, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? न्यूट्रॉन निकालो। देखो कार्बन के पास कितने? 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन, तो सेम न्यूट्रॉन भी है, 8 2 16 6 22।
बराबर। तो 22 इंटू है ना, क्या ये सब डन है भैया? देख लो, चेक कर लो। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पहले जो तरीका बता रहा हूं, पहले एक तरीका समझ में आ रहा, दूसरा भी बता देता हूं मैं आपको। इतना क्लियर सबको? डन, ओके। चलो अब अगला काम क्या करो, देखो मैं सारे सवाल लगवा रहा हूं, एक सवाल नहीं है भाई साहब, ये इतने सारे सवाल हैं, सब इसी में घुसा दिए मैंने सवाल एक साथ। तो अगर आपने ये कर लिया ना, तो ये महासवाल एक तरीके से सब निपट जाएंगे इसके अंदर, छोटे मोटे। अब बताओ नेट चार्ज कैसे निकालोगे? बताओ CO2 के ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0। तो अगर एक CO2 पे नेट चार्ज 0, तो NaCO2 पे भी 0 होगा भाई। एक CO2 पे चार्ज 0 है, और मेरे पास कितने CO2 के मॉलिक्यूल हैं? Na। तो नेट चार्ज कितना होगा? 0 इंटू N, यानी कि 0 कूलम। खत्म, डन। अब सवाल उठता है, ये वाले जो आंसर है, किसी ने पूछा था कि ये वाले जो तीनों आंसर है, क्या मैं इनको दूसरे तरीके से निकाल सकता हूं? किससे? एटम से। बिल्कुल निकाल सकता हूं। चलो सुन लेना जरा, एटम से कैसे निकालूंगा, सुनना ध्यान से। देखो मेरे पास क्या था? 1 मोल था, किसका? CO2 का। मेरे पास इसका मतलब क्या था? Na मॉलिक्यूल्स थे, किसके? CO2 के। दूसरा तरीका बता देता हूं, सुन लीजिए। एटम से कैसे निकालेंगे, फिर बताना। Na मॉलिक्यूल CO2 के अंदर कार्बन के कितने एटम है? कार्बन के कितने एटम है? एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, तो Na मॉलिक्यूल में Na कार्बन, तो Na एटम्स हो गए, किसके? कार्बन के। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो Na मॉलिक्यूल में 2 इंटू Na, 2 इंटू Na हो गए। ये किसके एटम्स आ गए? ऑक्सीजन के। फिर अगर मेरे को एटम्स के आगे बढ़ना है, तो मैंने पहले ये वाला एटम पकड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालूंगा। फिर मैंने ये वाला एटम पकड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालूंगा। जरा चेक करिएगा, इस दोनों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर मैं लिखना शुरू करूं, तो मेरे को बताना कार्बन के अंदर क्या लिखते हो आप? 6C12। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो Na एटम्स अगर आप लेते हो ऐसे कार्बन के, तो कितने हो जाएंगे? 6Na। बताना, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन, तो Na है तो 6Na प्रोटॉन। एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, तो Na कार्बन के अंदर 6Na न्यूट्रॉन्स। डन। इधर आ जाओ भैया, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर जरा लिख लेना 8O16। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। एक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Na एटम्स आपने लिए, तो 8 इंटू 2 Na, 8 इंटू 2 Na। समझ पा रहे बात? तो कितना लिखूंगा बताओ? 16 Na। बात क्लियर? एक ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, तो 2 Na के अंदर कितने होंगे? 8 इंटू 2 Na, तो यानी कि यहां पे भी 16 Na। बताना, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 न्यूट्रॉन है, तो 2 इंटू Na के अंदर कितने होंगे? 16 Na। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? फिर मैं क्या करूंगा, आपको कहना है कि जोड़ के निकालना है। अब देखो, हमें चाहिए इसके अंदर, हमें चाहिए इसके अंदर, या हमें चाहिए आंसर इसके अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर। इसके अंदर चाहिए तो इसके अंदर चले जाओ, इसके अंदर चाहिए तो इसके अंदर क्या क्या है उसके अंदर चले जाओ, और दोनों को उठा के जोड़ दो। दोनों को उठा के जोड़ दो भाई, इलेक्ट्रॉन तो दोनों दे रहे हैं ना, दोनों को उठा के जोड़ दो। 6Na प्लस 16Na, कितना आंसर आ गया? 22Na। चेक कर लीजिए, 16Na 6Na, कितना आंसर आ गया? 22Na। खत्म हो गया। 16Na 6Na, कितना आंसर आ गया? जोड़ दो, 22Na। कितने लोग को पूरी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए, और बताइए ये किसके अंदर आ गए? ये 1 मोल CO2 के अंदर आ गए। कितने लोग को अब पूरा कंसेप्ट बिल्कुल दिखाई पड़ने लगा? एक बार अंगूठा दिखा दो भैया, कीबोर्ड तोड़ डालो अगर मौज आ गई तो। मैं कहा ना, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, तो धरती का कोई भी तरीका होगा मैं लगा के दिखा दूंगा, इधर से उधर से घुमा के फिरा के, हर तरीका है मेरे पास। मैंने कहा ना, अंत में मोक्ष मिलेगा, आप बस मेरे साथ लगे रहिए। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई संदेह नहीं रह गया होगा। क्रिस्टल क्लियर? डन। मोक्ष की प्राप्ति सबको समझ में? एक बार सब लोग उठा दिखा दो, जितने लोग यहाँ पे, सब लोग। अगर बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर, तो एक बार सब लोग उठा दिखा दो भाई, जोरदार तरीके से। मचा दिया। मिशन कंप्लीट। हाँ हाँ, बस 10 बजे से क्लास है भैया, मेरे को पता है। तो देख लीजिए भाई, सब डन हो गया। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं आज आपने क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी सुन लीजिए। आज आपने क्या क्या पढ़ लिया? पहले शुरुआत की थी हम लोग, एएमयू समझा था, एएमयू समझ लिया, ये दोनों एएमयू के पार्ट समझ लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, एएमयू को हम लोग मॉलिक्यूल से कनेक्ट कर दिया। फिर हम लोगों ने एएमयू को आयन से कनेक्ट कर दिया। फिर बताइए, एएमयू का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया, तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट समझा, किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। फिर ये कंसेप्ट समझा। फिर मैंने आपको समझाया कि ये बात अगली वाली, किसी एटम के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के एक एटम का मास उतना ही एएमयू में होता है। फिर मैंने आपको समझाया, किसी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास उतना ही एएमयू में होता है। फिर मैंने आपको समझाया कि इसी से सवाल लगते हैं ये वाले। फिर मैंने इसको आयन पे भी ले आया, और फिर मैंने आयन पे कर लिया, किसी आयन के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस आयन के एक आयन का मास उतना ही एएमयू में होता है।
बराबर। फिर मैंने उसके बाद इसको जनरलाइज करके एंटिटी पे ले आया, किसी एंटिटी के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एंटिटी की एक एंटिटी का मास उतना ही एमयू में होता है। फिर मैं और आगे बढ़ गया, फिर मैं सवालों पे चला, सवालों पे जब चला तो मेरे सामने अब सवाल आना शुरू हो गए। जैसे अब ये केस नंबर 1 शुरू किया, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, मोल, गिवन मास। तो गिवन मास से अगर आपको मोल पे आना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड, मोल से आपको मॉलिक्यूल पे जाना है तो एन मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल से एटम पे जाना है एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई, फिर उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे आ सकते हैं। फिर मैंने आपको एक सवाल लगवाया, एक ये लगवाया देखो होमोएटॉमिक का, और एक अगला जो लगवाया वो हेटेरोटॉमिक का। क्या दोनों में अलग अलग खेल चल रहा है? देखो इसमें N2 मतलब सिमिलर एटम्स हैं और इसमें CO2 मतलब डिफरेंट एटम्स हैं। तो देखिए सवाल भी अलग अलग है। इसमें क्या बोला मैंने, मोल निकालो, कैसे किया, मोलर मास से डिवाइड, Na से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल आ गया, एटम्स निकाल लिए, N के निकाल लिए क्योंकि N ही है, दूसरा कोई एटम ही नहीं है। फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन निकाल लिए, नेट चार्ज निकाल लिया। अगले वाले सवाल में एक नई बात थी, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के एटम्स है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो सवाल बढ़ गए। पहले मोल निकाला, फिर मॉलिक्यूल निकाले, फिर टोटल एटम निकाले, फिर उस टोटल एटम के अंदर ऑक्सीजन कितना और कार्बन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है अलग अलग निकाला। फिर अलग अलग निकालने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले। मैंने ये सिखाया कि मॉलिक्यूल से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डायरेक्ट, और बताना कूलॉम की बात समझ में आ गई। एक और तरीका आपको सिखाया कि ऐसे भी समझ सकते हैं 1 मोल CO2, Na मॉलिक्यूल CO2, फिर कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन, फिर कार्बन के इलेक्ट्रॉन देख लो, ऑक्सीजन के देख लो, दोनों को जोड़ दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्या सारी बातें डन है भाई? सारा कुछ दिमाग में लेके जा रहे हैं आप? डन है। चलिए अब अगर आपको क्लास जोरदार, ये सब बातें भी आपको सिखा दी मैंने, तो अगर आपको क्लास जोरदार लगी तो मचाइए, हर तरफ शेयर कर दीजिए। और अगली क्लास आपकी कल है, कितने बजे? कल है तारीख कितनी? कल है तारीख कितनी भाई? 25 तारीख। तो कल आपकी क्लास है 25 तारीख को, नेक्स्ट क्लास। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके आगे की बातें और सवाल लगवा डालेंगे। ये सब सवाल लग जाएंगे अगले टर्न पे। अब आपका बेस बिल्कुल तैयार हो गया है। अगले टर्न पे आप आइएगा, 2 नंबर और ये सब लगवा डालूंगा मैं, 2 के आगे ये सब जितने भी हैं, ये सब ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग खूब सारे सवाल लगाएंगे। सेशन आपको अच्छा लगता है? कल आपकी क्लास है और क्लास का टाइमिंग लिख लीजिए। मैं 21, 23, 25, 28 वाला टाइमिंग आपको शुरू में बता चुका हूं, तो टाइमिंग आप देख लीजिएगा। टाइमिंग आपको बता चुका हूं। कल आपकी क्लास है 9:30 बजे, चेक कर लीजिए एक बार। कल आपकी क्लास है 9:30 बजे। ये रहा लेक्चर 4, 25 सितंबर 9:30 बजे मॉर्निंग, सुबह प्रातः काल। अब मेरी एक बात सुनिएगा ध्यान से, नमस्कार कर रहा हूं, बस ध्यान से एक बात सुनिएगा। अगर आप ये पढ़ना, अगला लेक्चर सीखना चाहते हैं तो ये पहले के जो 3 लेक्चर हैं इनकी रिकॉर्डिंग आज ही जाकर के सब लोग देख लेना, तब आपको लेक्चर 4 समझ में आएगा अच्छे से। इसमें बहुत सारे सवाल लगवाऊंगा। नेक्स्ट टाइम पे आइए, मचाते हैं, फिर से नए सवाल लगवाते हैं। धन्यवाद। सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे हैश डेडिकेट कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल हर व्यक्ति फॉलो कर लीजिए, उससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये प्रोफाइल अजय मिश्रा सर्च करिए, सभी लोग फॉलो करिए। नमस्कार, जय भारत।